हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हमारी आज कम्युनिकेशन पर एक वीडियो आएगी जो वन शॉट होगी, एनसीईआरटी पर बेस्ड होगी। और इसमें हम जो क्वेश्चन करेंगे बच्चों, वो जेई के हम प्रीवियस 3 ईयर के क्वेश्चन करेंगे। और लगभग 50 क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैं पहले 2020 की भी करा रहा था तो क्वेश्चन ज़्यादा हो गए थे, तो 50 क्वेश्चन करेंगे। 57 लिखा है तो ये 50 होगा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कम्युनिकेशन से। आप जानते होंगे कि कम्युनिकेशन क्या है। मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है तो ये कम्युनिकेशन के कारण ही पहुंच पा रही है। मैं यहाँ से बोल पा रहा हूँ, उसके बाद क्या हो रहा है, बीच से आप रिसीव कर पा रहे हैं, तो बीच में कोई मीडियम है जिसके थ्रू हम बात कर पा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन है इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, या आप बोल सकते हो सिग्नल का ट्रांसफ़र। तो आप जनरली देख सकते हैं जो भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होगा उसमें 3 बेसिक एलिमेंट होंगे। जैसे क्या होंगे वो 3, हम उसमें बात करते हैं। एक होगा बच्चों ट्रांसमीटर। आपने देखा होगा ट्रांसमीटर वो होगा जो हमारा सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। और ट्रांसमीटर से हमारा कुछ मीडियम होगा बीच में, जिसको हम मीडियम भी बोल देते हैं, जिसको हम चैनल भी बोल देते हैं। ठीक है, चैनल कर लेते हैं इसको। और उसके बाद हम रिसीवर के थ्रू इसको सुनते हैं। ठीक है जी, रिसीवर के थ्रू हम इसको सुनेंगे। अब देखिए, पहले ज़माने में कबूतर होता था, आपको पता ही है, बहुत सारे मोड होते थे। और आजकल क्या है, व्हाट्सअप है। जैसे अब व्हाट्सअप में आपके सिग्नल का आदान प्रदान हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, वो सब हम कम्युनिकेशन से कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी में ये एक छोटा सा डायग्राम बना है। और बच्चों, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में यही डायग्राम आपके सीक्वेंस में पूछा गया है कि सीक्वेंस में लगाइए, और इनको नंबरिंग कर दी है कि इन्फॉर्मेशन जो है, जो हमारा सोर्स है, कहाँ से हमारी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, कहाँ से हमारा सिग्नल आ रहा है, वो हमारा इन्फॉर्मेशन सोर्स है। उसके बाद हमारा वो कहाँ तक पहुँचेगा, ट्रांसमीटर तक। ट्रांसमीटर जो सिग्नल है, यहाँ से जो मैसेज सिग्नल है ट्रांसमीटर तक वो पहुँचेगा। मे बी वो क्या हो सकता है, वॉइस सिग्नल हो सकता है, और वो हमारा कोई भी ऐसे सिग्नल होगा उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारा क्या आ जाएगा, ट्रांसमीटर आ जाएगा। और ट्रांसमीटर से वो जो ट्रांसमीटर सिग्नल है वो चैनल के थ्रू हमारा रिसीवर तक रिसीविंग सिग्नल पहुंचेगा, और बाद में हम यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। नॉइस यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होगा तो हमारा वहाँ पे क्या होगा, कुछ सिग्नल में लॉसेस होंगे तो नॉइस आ जाएगी, तो उसको हम नॉइस कहते हैं। ठीक है जी। अब सिग्नल क्या है? सिग्नल बच्चों टाइम वेरिंग वोल्टेज या करंट है, ईएम वेव का, जो कैरी करता है हमारा सिग्नल। जनरली होता क्या है, हमारा मैकेनिकल सिग्नल होता है। ये तो ब्लॉक डायग्राम है जो एनसीईआरटी में दिया है। जो हमारा मैकेनिकल सिग्नल होता है, ठीक है, मैकेनिकल सिग्नल हमारा कन्वर्ट होता है सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और हम किसका यूज करते हैं, ट्रांसड्यूसर का यूज। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर की हेल्प से हम मैकेनिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है जी। इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा तभी वो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। अच्छा, अब जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने यहाँ पर एक ट्रांसमीटर लगा दिया बच्चों, या आप बोल सकते हो एक, इसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर लगा दिया और फिर ट्रांसमीटर लगा दिया। तो जैसे ही ट्रांसमीटर से हमारा सिग्नल ईएम वेव ट्रेवल करेगा, रिसीवर तक जाएगा, तो रिसीवर में हमारा क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल को दोबारा हम जब कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसड्यूसर लगाएंगे और उसको मैकेनिकल सिग्नल में प्राप्त कर लेंगे। तो होता क्या है, 2 तरह का होता है। आपको ईच एंड एवरी लाइन एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अभी आप देखेंगे आपके जो क्वेश्चंस आए हैं जेईई 2023 में, काफ़ी थ्योरेटिकल आए हैं। तो 2 टाइप के कम्युनिकेशंस होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है जिसमें एक सिंगल ट्रांसमीटर है, सिंगल रिसीवर है। ठीक है जी, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। और जो ब्रॉडकास्ट है बच्चों, वो उसमें क्या होगा कि रिसीवर हमारे एक सिंगल के करस्पॉन्डिंग ज़्यादा होगा। जैसे आपने देखा होगा ब्रॉडकास्ट ग्रुप होता है, आप अपने व्हाट्सअप में ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए। उसमें क्या होगा, आप एक मैसेज डालेंगे, उसमें जितने भी लोग एडेड होंगे उन सबको वो मैसेज अपने आप ही पहुँच जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। उसके बाद हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एनालॉग मोड भी हो सकता है और डिजिटल मोड भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एनालॉग मोड को करने से पहले आपको आना चाहिए कि एनालॉग सिग्नल क्या है। समझ रहे हैं?
तो जो एनालॉग सिग्नल है बच्चों, एनालॉग सिग्नल, कई बार इस बार जे में भी क्वेश्चन पूछा है कि एनालॉग सिग्नल क्या है, तो ये कंटिन्यूअस टाइम बेरिंग सिग्नल है। कैसा सिग्नल है? कंटिन्यूअस टाइम वेरिंग सिग्नल। पहली बात तो आप ये देखिए, ठीक है। दूसरा हम ये कह सकते हैं ये हमारा लीनियर रिलेशन देता है बिटवीन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। कैसा रिलेशन देता है? लीनियर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। आगे इसमें और आगे जाएंगे आप तो जो हमारा एनालॉग सिग्नल है ये मोर सब्जेक्टेड टू क्या होता है? नॉइस होता है। और वहीं पर जैसे वोल्टेज है, करंट है, फ्रिक्वेंसी है, टेम्परेचर है या साउंड है, लाइट है, कुछ भी हो सकता है। वहीं बात करें इसका जो डायग्राम होगा वो क्या हो जाएगा? वो लगभग हमारा सिग्नल का इस टाइप का कंटिन्यूअस एक कर्व बनेगा, ठीक है। डिजिटल की बात करें तो डिजिटल हमारा डिस्क्रीट है, और डिस्क्रीट में हम दो ही चीज़ यहाँ पर लेते हैं, 0 और 1, ऑफ ऑन स्टेट, हाई लो स्टेट, ठीक है। 0 हमारी लो स्टेट है, 0 हमारी ऑफ स्टेट है, 1 हमारी ऑन स्टेट है, 1 हमारी आपकी हाई स्टेट है। आगे और देखें इसके लिए एक अलग से अलजेब्रा बनी है, दैट इज़ बाइनरी अलजेब्रा, ठीक है। तो इसमें या तो ऑफ होगा या ऑन होगा। जनरली आप देखते हैं लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट में यही सब कुछ होता है। यहाँ तक आप किसी को भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। आगे जैसे आप चलोगे, मैंने काफ़ी कुछ लिख के रखा है आपके लिए। एनालॉग मोड में क्या होता है? एनालॉग मोड में जो एनालॉग मैसेज है उसको यूज किया जाएगा जो वेरी करेगा विद टाइम, और डिजिटल मोड में डिजिटल मैसेज यूज किया जाएगा एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में, ठीक है, सिंबल में, किसी फाइनाइट सेट ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट के लिए 0 और 1 के फॉर्म में। अब ये तो हमारे बेसिक बातें हो गई। आगे चले तो कुछ बेसिक हमारे टर्म हैं बच्चों जो हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको सब पता होना चाहिए। ऑलरेडी लिखे हुए हैं आपके स्क्रीन में। ट्रांसमीटर क्या है? ट्रांसमीटर जो हमारा जो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। रिसीवर क्या होगा? जो डिकोड करेगा ओरिजिनल सिग्नल को, और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? पिकिंग द सिग्नल, ठीक है। और कभी कभी हम यहाँ पे डीमॉड्यूलेटर भी लगा देते हैं। कम्युनिकेशन जो चैनल है बच्चों, कम्युनिकेशन चैनल में जो फिजिकल पाथ है किसके बीच में? ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। अगर आप देखें ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो पाथ है वो हमारा चैनल है, और चैनल मतलब होता है मीडियम। तो जो मीडियम है इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल, और ये दो तरह का होता है, गाइडेड और अनगाइडेड, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्लियरली दिमाग में बैठा के रखिए, जो गाइडेड चैनल है ऐसा चैनल जो पॉइंट टू पॉइंट या सिंगल ट्रांसमीटर के लिए यूज हो रहा है, सिंगल टू सिंगल। और अनगाइडेड क्या है? हमारा वायरलेस जो मीडिया होता है। तो गाइडेड में जनरली क्या क्या आते हैं? गाइडेड में आते हैं कोएक्सियल केबल, ठीक है। गाइडेड में आते हैं बच्चों, एक तो आता है कोएक्सियल ट्विस्ट पेयर कहते हैं इसको, ट्विस्ट पेयर। और दूसरा आपका ये जो यूज होता है वो यूज होता है फाइबर ऑप्टिक्स। और आगे जो इसमें यूज होगा वो होगा ट्विस्ट पेयर, ठीक है। तो ये वायर का बंच है। ये तो आपने कोएक्सियल तो आप ज़माना हो गया पहले से, 90s के किडों को हमारे ज़माने में ये पता है। अब तो काम आ गए हैं, अब तो वायरलेस हो गया सब। और जो ये अनगाइडेड है इसमें हमारा आता है वायरलेस, ठीक है जी। और वायरलेस में जैसे कि रेडियो वेव हो गया, और रेडियो वेव के अलावा और क्या हो सकता है? माइक्रोवेव हो गया, ठीक है, IF हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, माइक्रोवेव हो गया और IF हो गया, ठीक है, इंफ्रारेड हो गई। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन चैनल में आती हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। आगे चले बेसिक टर्म में, तो अगला है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होती है बच्चों? जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की जिससे आप पास कर रहे हैं चैनल से, उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है। कितनी रेंज है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर लीजिए, या आप ये बोल सकते हो एक फ्रीक्वेंसी रेंज जहाँ तक आपका इक्विपमेंट क्या कर रहा है? ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। और रेंज क्या चीज़ है? रेंज है आपकी लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। कहाँ तक आप भेज सकते हो सोर्स से रिसीवर तक, ठीक है, या डेस्टिनेशन तक, उसको हम रेंज बोलते हैं, क्लियर। और उस रेंज में जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड बैंडविड्थ। आपके स्क्रीन पे ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ चैनल। नंबर ऑफ चैनल कितने होते हैं? नंबर ऑफ चैनल इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, एक बार जेईई में क्वेश्चन आ गया है, टोटल बैंडविड्थ ऑफ चैनल ओवर बैंडविड्थ नीडेड पर चैनल।
आगे चले, अगला इसमें जो है हमारा, अगला ये है कि सिग्नल क्या है, ये आप सभी जान गए हो, जो इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, मे बी एनालॉग हो सकता है, मे बी डिजिटल हो सकता है। ठीक है जी। चलो कुछ टर्म और बचे, जैसे ट्रांसड्यूसर जो बार बार यूज हो रहा है, ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करता है एक फॉर्म की एनर्जी से दूसरे फॉर्म में, जैसे कि माइक्रोफोन। ठीक है, हमने क्या किया था, मैसेज सिग्नल को या मैकेनिकल सिग्नल को हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसड्यूसर की हेल्प से चेंज किया था। वही बात आती है नॉइज़ की, तो नॉइज़ क्या है, अनवांटेड सिग्नल। आप देखते होगे पहले जब आपके दादाजी के टाइम का जो रेडियो था, उसमें क्या होता था, जब आप ट्यूनिंग करते थे तो एक दो मिक्सिंग हो जाती थी कभी कभी फ्रीक्वेंसी की, या कभी कभी उसमें एक सी वाली आवाज़ आ जाती थी। तो नॉइज़ क्या है, अनवांटेड जो हमारी फ्रीक्वेंसी है या सिग्नल है, वो हमारी प्रोसेस को अगर डिस्टरबेंस करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, नॉइज़ कहलाएगी। एटून्यूएशन क्या है, ये क्या है, जब सिग्नल प्रोसीड होगा तो एनर्जी लॉस होगी, तो जो एनर्जी लॉस होगी, जो स्ट्रेंथ होगी सिग्नल की, जो उसमें लॉस आ रही है टाइम के रिस्पेक्ट में या जब वो मूव कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड एटून्यूएशन। ठीक है, और आगे चलते हैं इसी में। तो इसी में जैसे आप आगे चलोगे तो एनसीईआरटी में 2 टेबल हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बच्चों बेसिक टर्मिनोलॉजी से जेई 2023 में क्वेश्चन आया और मैं चौंक गया, मैंने कहा इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ गया। तो पहला क्वेश्चन जो आपके है इसको मैच करना है। तो एटून्यूएशन क्या होता है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल वाइल प्रोपागेटिंग, तो ये तो इसका ए हो जाएगा। आगे कह रहा है ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर क्या है, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को चेंज करे, तो बी का हमारा थर्ड हो जाएगा। डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जैसे डीमॉड्यूलेशन जो है सी, ये है अगर इन्फॉर्मेशन को कैरियर से हटाना, जब हमारी बहुत लो फ्रिक्वेंसी की वेव है और हम उसको किसी कैरियर की हेल्प से भेजते हैं, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन, और अगर उससे हमें हटाना है तो उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, ये रिपीट हो रहा है, इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये रिपीटर है, अगर आप देखें 4th वाला जो है हमारा, ये रिपीटर है बच्चों। तो ये रिपीटर है, तो रिपीटर का काम क्या होता है, रिपीटर का काम हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर और ट्रांसमीटर। तो ये 4th है मेरा। ठीक है, तो 4th इसका हो गया, 4th का हो गया पहला, तो इसको आप कर लीजिए डी, इसको डी कर लीजिए। और जो प्रोसेस ऑफ ये है इसका हो जाएगा आपका सी वाला। तो एटून्यूएशन क्या है, जब कोई सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है तो उसमें जो लॉसेस आ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एटून्यूएशन। ट्रांसड्यूसर क्या है, वो क्या होता है, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल में चेंज करे। डीमॉड्यूलेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन जो है हमारी या सिग्नल जो है वो कैरियर वेव से हटाना रिसीवर पे, उसको डीमॉड्यूलेशन, जोड़ना मॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन, एक बंदा ऐसा है, मॉडम एक डिवाइस आता है उसमें साथ में होता है। रिपीटर क्या है, जो रिपीटर है बच्चों ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर है। चलिए आगे चलते हैं। एनसीईआरटी में ये 2 टेबल, अगर आपने ये 2 टेबल नहीं पढ़ी तो आप समझ लीजिए आप अपने 4 नंबर को माइनस करके जा रहे हैं जेई के लिए, समझ रहे हैं। तो यहाँ से +4 करना है आपको, ये टेबल पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1-2 बार लिख लीजिए। जो स्पीच है उसका क्या होगा, जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका क्या होगा, वीडियो सिग्नल का क्या होगा, टीवी सिग्नल का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगा, और ट्रांसमिटेड मीडिया जो है उसका क्या होगा। तो ये इससे क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्टली पूछे गए हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसे बताने वाला है नहीं। आगे चले, अगर इस पे बेस्ड शायद क्वेश्चन आए हैं इस बार, तो ये अगला जो है वायरलेस कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है, शायद नई एनसीईआरटी में ये चैप्टर हटा दिया है, आप डाउनलोड करना है एनसीईआरटी से, कम्युनिकेशन चैप्टर तो मिल जाएगा। तो ये अगला है बच्चों, ये अगला जो टेबल है ये आपको पढ़ना है, और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी गई है, समझ रहे हैं। एग्ज़ाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इसके लिए कितना होगा, इसके लिए कितना होगा, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और अगर आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे तो आप ये वाली टेबल, जो पहली वाली टेबल है, इसमें देखेंगे कभी तो मैट्रिक्स मैच वाली टेबल आ जाती है, कभी कैसा आ जाता है, सिंगल वाला आ जाता है। अच्छा, इसमें आप देखेंगे टेलीविज़न के बारे में नहीं लिखा है, तो टेलीविज़न की जो जनरल वैल्यू है बच्चों वो होती है 76 से 88 मेगाहर्ट्ज़, इसके बीच में काम करता है। ठीक है, इसके बाद अगर 54 से 72 तक में है तो वो अल्ट्रा हाई तक है, और अगर अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी टीवी है तो उसके लिए आप देख सकते हैं
जनरली ये वैल्यू होती है, अगर आप एनसीईआरटी खोलें तो वहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें और मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें आप, ये 2 टेबल पे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है वो ये रहा। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डज नॉट बिलोंग टू एफएम। तो अभी अभी हमने देखा था कि एफएम पे कौन बिलोंग करती है, कौन नहीं करती है। तो एफएम, अगर आप एफएम में जाएं तो एफएम क्या है हमारा, वायरलेस। तो एफएम है 88 से 108 MHz, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी जो फ्रिक्वेंसी है वो एफएम को नहीं डिनोट करेगी, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक है, 88 से 108, और यहाँ पर एक ही ऐसी है जो 88 से नीचे है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी वाला, बी बिलोंग नहीं करेगा एफएम को। अगला क्वेश्चन आप जैसे ही जाएंगे, अगला क्वेश्चन है ये वाला, मैंने ये फिल नहीं किया ताकि आप इसको एक बार फिल कर लें, ठीक है। तो बच्चों जो एएम है हमारी, मैं आपको एक बार रफली बता देता हूँ, 540 से 1600, ये कुछ नहीं है, किलो हर्ट्ज़ तक है। किसका, ये हमारा एएम का हो गया। एफएम का कितना होता है, एफएम का होता है बच्चों 88 से लेके 108, ठीक है। 2 8 हैं एफएम में। आप इसको कोई ट्रिक बना लीजिए, कोई निमोनिक बना लीजिए, इजीली हो जाएगा। बस याद रखना एएम का सबसे कम है तो किलो हर्ट्ज़ में होगी, और एफएम का जो है मेगा हर्ट्ज़ में, टीवी का भी मेगा हर्ट्ज़ में होगी। इसकी कितनी होती है, 54 से लेके 890 मेगा हर्ट्ज़, ठीक है। अच्छा जी, और सैटेलाइट की गीगा हर्ट्ज़ में होंगी, तो 3.7 से 4.2 गीगा हर्ट्ज़। तो बस आपको ध्यान में ये 2 रखने हैं, ठीक है। वैसे तो पूरा ही रखना है, जैसे अभी क्वेश्चन आया था कि विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू एफएम, तो ऐसे ही अगर 4 ऑप्शन आ जाएंगे MHz में तो फिर आप फंस जाओगे, इसलिए एक बार इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे जैसे आप चलोगे इसमें, अब ये तो हमारा बेसिक टेबल थी, मैंने बहुत जल्दी लिख लिया तो आप समझ गए होंगे। अभी तक जो इम्पोर्टेंट था हमारा वो क्या था बच्चों, वो था एक तो बेसिक टर्म, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। दूसरा हमारा जो यहाँ पर बेसिक था वो ये था, एक तो हमारी ये टेबल इंपॉर्टेंट थी, एक ये इंपॉर्टेंट थी। दूसरा जो मैंने कॉमन टर्म लिखे हैं, एक बार आप इसको बस ऊपर ऊपर ही रीड कर लीजिए, दिमाग में आपका बैठ जाएगा, क्लियर है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं प्रोपागेशंस ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव कैसे हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक रिसीवर से डेस्टिनेशन कैसे जाती है, उसको हम पढ़ेंगे प्रोपागेशंस ऑफ ईएम वेव। आप ऑलरेडी जान चुके हैं ईएम वेव में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से चलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड आपका जो वहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है वो तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है जी। तो हमारा यहाँ पर आप अगर देखें जो प्रोपागेशन ऑफ ईएम वेव है, जनरली 3 तरह के हमारे यहाँ पे प्रोपागेशन होते हैं। पहला हम कह सकते हैं ग्राउंड वेव, दूसरा हम कह सकते हैं सरफेस वेव, तीसरा हम कह सकते हैं स्काई वेव, ठीक है। अब अगर हमें ये समझ लीजिए आप, बहुत सारी इसमें थ्योरी है, मैंने बहुत समरी में आपको बताने की कोशिश कर रखी है। ये मेरा एक ट्रांसमीटर है बच्चों, इसको मैं टी लिख देता हूँ, और यहाँ पर एक रिसीवर है, और आपको करना क्या है, एक सिग्नल को यहाँ से लेके यहाँ भेजना है, ठीक है। तो जब हमारा एक सिग्नल ए से लेके बी तक जाएगा, ठीक है जी, तो ए से बी तक सिग्नल जाएगा तो ईएम वेव क्या होगा, ग्राउंड के बहुत करीब से जाएगी ऐसे, ठीक है। पहली वेव है हमारी, तो ग्राउंड के बहुत करीब से जाएगी, तो होगा क्या, हमारे ईएम वेव के कारण ग्राउंड पोलराइज होगा, कहीं पर भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बनते रहेंगे। तो प्लस माइनस बनेंगे तो क्या होगा, लॉसेस ज़्यादा होंगी, और लॉसेस ज़्यादा होंगी तो जो ग्राउंड वेव है उसकी हमारी रेंज कम होगी, समझ रहे हैं। जो ये भी कह सकते हैं माँ साहब ऐसी वेव जो हमारी ग्राउंड के सहारे चलती है, ग्राउंड वेव, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अच्छा जी, अब रेंज कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आप कहेंगे कि ग्राउंड इसको एब्जॉर्ब करते जा रही है तो कम हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो ग्राउंड वेव को हम किस काम यूज़ करते हैं, लोकल बैंड ब्रॉडकास्टिंग में, ठीक है। अच्छा जी, आगे जैसे ही चलोगे, अब देखो हमारे अर्थ के अलग अलग लेयर हैं। जो ये वाली वेव है, पहले इसको समझते हैं ग्राउंड वेव को। ग्राउंड वेव इस पॉइंट से यहाँ जा रही है, तो इसके लिए हमें एक बंदे की ज़रूरत होगी, दैट इज एंटीना। और एंटीना क्या है, एंटीना है हमारा ये
एंटीना बच्चों एक डिवाइस है विच एक्ट एज इमिटर ऑफ ईएम वेव एंड इज ऑल्सो एक्ट एज फर्स्ट रिसीवर ऑफ एनर्जी। समझ रहे हैं? ईएम वेव प्रोड्यूस कौन करेगा? दैट इज एंटीना। और ये मेटालिक ऑब्जेक्ट होता है, या बोल सकते हैं वायर का हो सकता है, या कलेक्शंस ऑफ वायर होता है। अब जब हम कोई सिग्नल रेडिएट करते हैं हाई इफिशिएंसी का, तो एंटीना की जो हमारा साइज होना चाहिए वो हमारा λ/4 के एटलीस्ट बराबर होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो एंटीना के सारे क्या होगा, एक ट्रांसमिटिंग एंटीना लगा देंगे और एक रिसीवर एंटीना लगा देंगे, और दोनों से हम क्या करेंगे, एक से सिग्नल को भेजेंगे, दूसरे से हम रिसीव कर लेंगे। समझ रहे हैं? तो पहला जो था ग्राउंड वेव, उसमें हम 2 एंटीना यूज़ करेंगे, एक ट्रांसमीटर एंड पे और एक रिसीवर एंड पे, ठीक है। यहाँ से सिग्नल भेजेंगे, ग्राउंड के सारे भेज देंगे। आगे जैसे आप देखें, इसमें एंटीना की भी बहुत सारे टाइप हैं। जैसे एक हर्ट्ज एंटीना है, मार्कोनी एंटीना है, डायपोल एंटीना है, डिश टाइप एंटीना है। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें, आज तक क्वेश्चन वैसे नहीं बना है, 1 या 2 बार बना है, तो आपको तैयार कर लेना चाहिए कि जो एंटीना का टाइप है वो क्या क्या होगा। तो जो हर्ट्ज एंटीना है बच्चों, वो एक हमारा स्ट्रेट कंडक्टर, क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर लेंथ, जिसकी जो वैल्यू है लेंथ की, वो हाफ ऑफ वेव लेंथ है, ठीक है। मार्कोनी एंटीना क्या है, ये भी एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी जो लेंथ है बच्चों वो इक्वल टू क्वार्टर ऑफ द वेव लेंथ। इसमें क्या है, हर्ट्ज में क्या होगा, λ/2 है लेंथ, और इसमें λ/4 है। जैसे आगे बढ़े, डायपोल एंटीना को यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव, और ये ओमनी डायरेक्शन होता है। क्या आप बताएंगे ओमनी का अर्थ क्या होता है? आप ज़रूर बताएं कमेंट में। डिश टाइप एंटीना को हम डायरेक्शनल एंटीना भी कहते हैं, और ऐसा एंटीना पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में एक एक्टिव एलिमेंट के साथ लगाया जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो मैंने लिख दी ताकि आपका क्वेश्चन अगर कहीं बाहर से आया तो यहाँ से ही निकल जाए। तो ये क्वेश्चन आपका जे 2023 में आया था, और क्वेश्चन कह रहा है, एंटीना से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल द साइज ऑफ एंटीना शुड बी कंपेरेबल टू वेवलेंथ एटलीस्ट λ/4। अभी बात हुई थी कि भैया कम से कम λ/4 होना चाहिए। तो पहला वाला तो भैया करेक्ट लग रहा है। इन एम्पलीट्यूड में अब देखो, मॉड्यूलेशन अभी हमने करानी है, देखते हैं क्या है। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव रिमेन कांस्टेंट इन द लाइट ऑफ एबव। अच्छा, तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, देखो बच्चों, मॉड्यूलेशन क्या है, हमारा जो लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल हैं, कम्युनिकेशन की दुनिया में लो होना बहुत बहुत ही बेकार है। लो सिग्नल ट्रांसमिट ही नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास स्टार्टिंग में एनर्जी है, जेई निकालना है, और लास्ट में क्या हो गए, धीरे धीरे फुस, तो हवा निकल गई, सब खराब हो गया। तो वैसे ही अगर सिग्नल बहुत वीक है तो आधे रास्ते में ख़राब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, क्योंकि नॉइज़ मिल रही है, लॉसेस हो रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर मॉड्यूलेशन यूज होता है। मॉड्यूलेशन से क्या होता है कि कैरियर वेव के जरिए उससे कहते हैं भैया भाग जा, तो उसको लेके वो आगे को बढ़ता है। तो जैसे ही वो आगे जाएगा तो उसमें क्या होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मतलब एम्पलीट्यूड के सारे जाएगा, तो एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे जाएगा, फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी जाएगा, फेज में फेज जाएगा, तो सेकंड में कराए कांस्टेंट होगा। तो भैया ये तो गलत बात है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, एक सही है, 2 गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, डी वाला हो गया। चलिए भगवान राम का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इफ़ द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना, इसमें अभी नहीं करेंगे, इसको हम अभी कुछ देर बाद करेंगे। अच्छा जी, ये जेई 2023 के थे, इसलिए मैंने इसके साथ ही लगा दिए। एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव में जो मैंने आपको ग्राउंड वेव बताया, तो ग्राउंड वेव को हम क्या बोलते हैं, मैंने सारे जो फैक्ट है वो आपके लिए ऑलरेडी लिख दिए हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम लगे और थ्योरी में कम लगे। इसको हम सरफेस वेव क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये सरफेस के सहारे ही हमारी मूव करती है, ठीक है। आगे अगर आप देखें, दीज वेव प्रोपागेट ओवर अर्थ सरफेस इन लो एंड मीडियम फ्रिक्वेंसी। समझ रहे हैं? तो अर्थ के जो हमारे सरफेस है उसमें बहुत लो फ्रिक्वेंसी वाली वेव है, और लो फ्रिक्वेंसी कितनी है, लगभग आप बोल सकते हो 50 किलो हर्ट्ज़ से 1500 किलो हर्ट्ज़। क्या यहाँ तक सही है? तो इसकी बहुत कम होती है, ये बात आप ध्यान रखना। या आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पर कि ये हमारी 3 मेगा हर्ट्ज़ से इसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, क्योंकि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो जे में अगर आएगा तो ये बहुत लो फ्रिक्वेंसी वाली वेव है, ठीक है जी। चलिए, अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई हमारा एक
ट्रांसमीटर है और ये अर्थ के सरफेस में यहाँ एक रिसीवर लगा दिया, तो होगा क्या, जैसे हम इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक सिग्नल को भेजना है, ठीक है, तो ये अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ जा रही है। तो अर्थ तो पोलराइज, अर्थ का जो सरफेस है हमारा वो पोलराइज होता जाता है, तो पोलराइज होगा तो लॉस ज़्यादा होंगे तो इसकी रेंज ऑब्वियस बात है कम होगी, और रेंज कम होगी तो आप क्या कह सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन के काम आती है। और ग्राउंड वेव यूज़ करते हैं बच्चों लोकल बैंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, इसलिए इसको मीडियम वेव भी कहते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या इसके बारे में? जी हाँ, तो एटेन्यूएशंस ऑफ सरफेस वेव जो है इंक्रीज वेरी रैपिडली विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी से उठा के लाया हूँ, तो आप एक एक बार इसमें नज़र मान लो। आगे बात करें, द मैक्सिमम रेंज ऑफ कवरेज डिपेंड ऑन ट्रांसमिटेड पावर एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव एंड पावर ऑफ ट्रांसमीटर। तो ये पहली वेव थी। अब जैसे ही आप अर्थ के एक लेयर से दूसरे लेयर की तरफ जाएंगे, आपको पता होगा कि ये तो हमने बहुत सरफेस लेवल पे बात करी, ये सरफेस लेवल पे बात करी यहाँ पे, ठीक है। अब अर्थ में तो बहुत सारी लेयर है ना, अगर आपको पता होगा सरफेस में, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी अगर 9th-10th में पढ़ी होगी, ऐसे बहुत सारी लेयर हैं, ठीक है। तो नीचे क्या होता है, डेंसिटी आपकी डेंसर है और ऊपर को रेयरर, ऊपर जाने में रेयरर हो जाएगी। तो जब अलग अलग लेयर हैं, तो जो हमारे इसमें हमारी जो अलग अलग लेयर हैं, तो उसमें हर लेयर में डेंसिटी अलग है, और जब सिग्नल आपका डेंसर से रेयरर जाता है तो क्या होता है, कॉन्टीन्यूस बेंडिंग होती है, और बेंडिंग होगी तो TIR करके वापस आएगा, इसीलिए हमारा सरफेस वेव फेल हो गया, क्योंकि वो तो बहुत लो के लिए था, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आयनोस्फीयर रहेगा वो लेयर, अच्छा पहले तो आपको लेयर के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सी लेयरें होती हैं, ये एनसीईआरटी की है। तो सबसे पहली ट्रोपोस्फेयर, फिर पार्ट स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद ई पार्ट, उसके बाद F1 पार्ट मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, ठीक है, ये सारे पार्ट्स हैं, ये जेईई में एक बार और पूछ ली गई है। तो हमारी जब हम अलग अलग लेयर हैं हमारे, तो आप देखेंगे जो मीजो लेयर है और उसके आसपास की जो लेयर है उनकी सबकी डेंसिटी अलग है। तो जैसे ही डेंसर से रेयरर सिग्नल जाएगा तो होगा क्या, कंटिन्यूस बेंडिंग होगी, TIR करके वापस आएंगी तो जो आयनोस्फीयर है बच्चों, वो हमारा रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो वो कौन सी फ्रिक्वेंसी है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, वो है हमारी स्काई वेव प्रोपगेशन। तो स्काई वेव प्रोपगेशन जो है इसको हम स्किप भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। इज अ काइंड ऑफ रेडियो वेव इफ ईदर द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बैक टू अर्थ फ्रॉम द आयनोस्फीयर, ठीक है जी। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ऑप्टिकल की कौन सी फेनोमेना होती है, TIR, व्हाट इज TIR, कमेंट करिए। और जो इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज है बच्चों वो 30 से 40 मेगाहर्ट्ज़ तक है। तो आप ये भी बोल सकते हो 40, इसको 30 ही करिए आप, 30 तक होती है लगभग, 3 से 30 कर लीजिए, ठीक है। 3 से इसकी 30 मेगाहर्ट्ज़ जो फ्रिक्वेंसी रेंज है ये होती है। क्या पता अगली बार आपसे फ्रिक्वेंसी, आपसे क्या पूछ दिया जाए, फ्रिक्वेंसी ही पूछ दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए आप इसको एक बार ध्यान में रखिए कि 3 से 30 क्या होगी और 3 से 40 क्या होगी। मैं इसको एक बार सही कर देता हूँ, ठीक है। 3 से 30 तक होती है इसकी रेंज, 3 तक किसकी होती है, 3 तक होती है आपकी सरफेस वेव की। तो कह रहे हैं कि अगर EM वेव जो है आपके, EM वेव फ्रिक्वेंसी हायर देन 30 है तो ये पेंट्रेट कर जाएंगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी तो रेंज है वो यही है। तो ऐसे केस में जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है, वो हमारी डाइवर्टेड हो जाएगी कहाँ को, टुवर्ड्स द अर्थ, क्लियर है, जैसे कि TIR होता था। चलिए और कुछ बातें इसमें, हाँ जी, जो आयनोस्फीयर लेयर है बच्चों यहाँ पर वो रिफ्लेक्टर की तरह काम करती है 3 से लेके 30 तक। तो कुछ टर्म है इसमें जैसे कि क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी। तो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी फ्रिक्वेंसी, ऐसी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, कहाँ से, आयनोस्फीयर से। तो उसका ये हमारा एक्सप्रेशन है जहाँ पर FS जो है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी है एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर मीटर क्यूब है। आगे बात करें स्किप डिस्टेंस, स्किप डिस्टेंस आपकी मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ सरफेस और रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन पॉइंट तक। ट्रांसमिशन पॉइंट और हमारी जो अर्थ की सरफेस है उसकी जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसको हम स्किप डिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर इसका फॉर्मूला मैंने नहीं दिया, आप चाहे तो, क्वेश्चन भी नहीं आए हैं, बस
अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, गूगल बाबा जिंदाबाद। अच्छा जी, तो ये हमारी मिनिमम डिस्टेंस होगी, लेकिन इससे पहले जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी है बच्चों वो काफ़ी बार आपसे एग्ज़ाम में पूछी गई है। समझ रहे हैं यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है लास्ट स्पेस वेव। जब आपकी रेडियो वेव जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है वहाँ से प्रोपागेट कर रही है अलोंग द स्पेस, क्योंकि देखो सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है। जो हमारी ग्राउंड वेव है वो 3 तक लग रही है, उसके बाद 3 से लेके 30 तक हमारी क्या लग रही है, स्काई वेव। अब स्पेस वेव जो है अगर आपकी स्पेस के अलोंग हो जा रहा है, एक ट्रांसमिटिंग लगा दिया और एक हमने रिसीविंग एंटीना लगा दिया, ठीक है, तो या तो ट्रोपोस्फेयर से डायरेक्टली हमारा क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, या फिर आपका ग्राउंड से हो जा रहा है, तो ये वेव हमारी स्पेस वेव प्रोपागेशन कहते हैं। और इसकी जो रेंज होती है बेसिकली वो कितनी होती है, 30 से ज़्यादा, ठीक है, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज़। तो ये पूछा जाता है कई बार, तो इसको आप ध्यान रखिए। ये वाली जो वेव है बच्चों ये हमारी डायरेक्टली आप कह सकते हैं कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है, ये ट्रैवल करती है अर्थ सरफेस टू ट्रोपोस्फेरिक सरफेस ऑफ अर्थ। इसको हम साइट ऑफ प्रोपागेशन भी कहते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए जैसे ये आपकी अर्थ सरफेस है और यहाँ पर एक एंटीना लगा है, ये एक एंटीना लगा है और एक रिसीविंग एंटीना लगा है। तो हमारा यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है बच्चों की, जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है, और अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट देखें तो यहाँ से आपका ये ट्रांसमिटिंग है, यहाँ तक ये रिसीविंग है। तो ट्रांसमिटिंग से रिसीविंग तक की जो रेंज है, समझ रहे हैं? अगर आप एक वर्ड में इसको समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे कोई हमारी ट्रांसमिटिंग लगी है, ट्रांसमिटिंग सिग्नल लगा है और हमारा वहीं पर रिसीविंग लगा हुआ है एंटीना, तो हमारा जो मैक्सिमम रेंज है जहाँ तक ट्रांसमिटिंग एंटीना रिसीविंग को सिग्नल दे पा रहा है, ट्रांसमिटिंग भाई साहब रिसीविंग को हमारे सिग्नल दे पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस। जनरली होता क्या है, इसको हम ऐसे निकालते हैं, अगर ये हम डिस्टेंस यहाँ से डी से ले रहे हैं, ओ से ले रहे हैं अर्थ के सेंटर से, और ये वाली डिस्टेंस हमारी आर है और ये वाली भी अर्थ की रेडियस आर है, ठीक है, और ये जो हमारी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है डी टी है और ये डी रिसीवर की डी आर है। तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट होती है बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस है टोटल लाइन ऑफ साइट वो कितनी हो जाएगी, डी टी प्लस डी आर। और डी टी प्लस डी आर की जो वैल्यू निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, टू हाइट ऑफ रिसीविंग इनटू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस रूट टू हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग इनटू रेडियस ऑफ अर्थ। ये हमारा इसकी हाइट है, ये हमारी इसकी हाइट है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट क्या है, जहाँ पर ट्रांसमिटिंग एंटीना रिसीविंग को मैक्सिमम डिस्टेंस तक भेज पाता है, ठीक है जी। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको कहीं भी मिल जाएगा ये छोटा सा एक्सप्रेशन। तो जो लाइन ऑफ साइट है, अगर आपसे पूछा जाए कि रेंज क्या होगी तो रेंज के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, अगर आपसे पूछा जाएगा लाइन ऑफ साइट क्या होगी तो यही लगेगा। तो जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा D इक्वल टू डी टी प्लस डी आर। तो आप कह सकते हैं मास्टर 2R HT प्लस, ये पाइथागोरस से मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा हूँ, 2R HR। आपने कराई होगा क्योंकि जेई में ना ज़्यादा प्रूव मैं नहीं कर रहा हूँ, टाइम कम है अभी आपके पास, मतलब एग्ज़ाम के लिए। वैसे तो बहुत टाइम है, हमसे भी ज़्यादा होगा। तो ये आपका वो हो गया क्या, ये आपका निकल गया आ गया लाइन ऑफ साइट या रेंज भी कह सकते हैं। आगे से मैं बात करोगे जो ट्रांसमिटिंग एंटीना, अगर नॉर्मली आप इसको हॉरिजॉन्टल लेवल पर देखें या सी लेवल पर देखें तो आप कह सकते हैं सर जो डी होगा √2HR हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये थे हमारे अच्छा, इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, अगर आपको पता है कहाँ कब आया था, इस बार जेई 2023 में, वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड था। उसको देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन करें द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग, साफ साफ दिया है 80 है, और द मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट, तो लाइन ऑफ साइट इक्वल टू LOS इक्वल टू क्या हो जाएगा
√2r(h_t) प्लस √2r(h)(r). तो बस रख दीजिए वैल्यू क्या रखनी है, r आपको ये दिया है, r इसमें रख दीजिए। तो इसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि 2r आप बाहर निकाल लो और √h_t प्लस √h_r। तो h है आपका 80, दोनों का 80 दिया है, तो ये बाहर आके इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा √2 इंटू इसको रखिए 6.4 10⁻⁶, और एच टी कितना है 80 है, तो इंटू 2√80। बस इसको आप सॉल्व कर दो तो ये लगभग कितना आएगा, कुछ दिया है, अच्छा ये निकल के आ जाएगा। आप इसको निकालिएगा, तो अगर 2 से निकालेंगे 2 बाहर आ जाएगा, और ये 0.8, इसको सॉल्व कर लेना आप, इजी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से पहले अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं अगला टॉपिक है भाई साहब मॉड्यूलेशन। अगर जेईई में जो इससे पहले के टॉपिक हैं वहाँ से क्वेश्चन आ गए तो आ गए, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा कि मॉड्यूलेशन क्या है। तो जनरली मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल हैं उनको हम आगे नहीं भेज पाते हैं, आगे इन द सेंस हम उसको प्रोपागेशन में वो या तो एब्जॉर्ब किए जाएंगे या तो उसमें एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन नाम के एक प्रोसेस को अपनाते हैं जिसमें हम किसी सिग्नल को एक कैरियर वेव मतलब ये समझ लो, आपने जोंक देखा होगा, जोंक, अगर आप पहाड़ी इलाकों से हैं तो बच्चों जोंक जो होती है वो खुद चल नहीं पाती है उतना, उसको खाना भी खाना होता है तो हम पे चिपक जाती है, ठीक है। तो चिपक जाती है, फिर उसके बाद वो खूब खाती है हमारा खून, उसके बाद पी के उसको खुद ही उसमें मर जाती है, ठीक है। थोड़ा बहुत ट्रैवल भी कर लेती है। वैसे ही जो वेव होती है हमारी, जब लो फ्रिक्वेंसी के वेव हैं ये हम ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें किसी कैरियर मतलब कैरियर से लगी रहा है ना, कोई ले जाने वाला है, उस पर बिठा देते हैं। अगर आप एम्पलीट्यूड पे बिठा दोगे दैट इज़ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज पे बिठा दोगे फेज मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी पे बिठा दोगे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिस पर बिठाओगे उसका मॉड्यूलेशन बन के आ जाएगा। तो जो भी आप मॉड्यूलेशन पे बिठाओगे लास्ट में आप डिमॉड्यूलेटर लेके निकाल दोगे, समझ रहे, डिमॉड्यूलेटर लगा के दोनों को सेपरेट कर दोगे। तो जनरली पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं, अगर आपको मैं बताऊं। पहला है फॉर लो फ्रिक्वेंसी नीड एंटीना ऑफ वेरी लार्ज लेंथ। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको कोई भी सिग्नल को ट्रांसमिट करना है इफ़ेक्टिवली, जितना हमने लॉस बहुत कम चाहिए, और आपने अगर उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर भेजा, तो आप देखिए बच्चों जो हाइट ऑफ एंटीना है वो कितना होना चाहिए, λ/4 होना चाहिए। अभी तो आपने पढ़ा था कि जो एंटीना का साइज़ है वो कितना होना चाहिए, साइज़ होना चाहिए लगभग λ/4, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। तो आप एक बात बताइए, जो एंटीना की प्रॉपरली अगर आप हाइट देखें वो कितनी होगी, देखो अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू C/V ओवर फ्रिक्वेंसी। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि 20 किलो हर्ट्ज़ को ट्रांसमिट कर रहे हो, 20 किलो हर्ट्ज़ अगर आप यहाँ पे रखोगे तो कितना आंसर आएगा, तो आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व भी कर लो, तो ये आ जाएगा λ = 3 × 10⁻⁶ ओवर 20 × 10⁻3। तो इसको सॉल्व करो, लगभग मान के चलो 15 किलोमीटर। तो इतनी जो इसका साइज़ है ना इतना होना चाहिए। तो आप क्या समझ रहे हैं कि आपका जो एंटीना की हाइट है वो कितनी होनी पड़ेगी, 15 किलोमीटर, समझ रहे हैं ना, λ/4 करके 15 किलोमीटर। कोई सेंस बनता है, नहीं बनता है, इसलिए हमको मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ी। मिक्सिंग ऑफ क्या हो जाता है, हमारा सिग्नल हो जाता है, हमारी क्या हो जाती है, मिक्सिंग ऑफ सिग्नल हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन को यूज़ करते हैं। क्लियर। अच्छा जी, सिग्नल मूव करेगा तो एटूनेट होगी, लॉस होगा सिग्नल में, उस लॉस से भी बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मॉड्यूलेशन। ठीक है यहाँ तक। तो टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन की बात करें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जब हम किसी एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव को चेंज करें किसके, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मतलब हम किसी के
लो फ्रिक्वेंसी वेव को हाई फ्रिक्वेंसी में अगर हम ले जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम किसी कैरियर में, आप ये समझिए कि जो एम्पलीट्यूड किसी हाई है, कैरियर का हाई है, उसमें लो को बिठा दें और उसको वेरी करवाएं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मिलेगा। जैसे ये एग्जांपल है, ये आपका एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड है किसका, सिग्नल का। और मैंने दोनों डायग्राम बनाए हैं आपके पास कि जो एम्पलीट्यूड है और उसके बाद एम्पलीट्यूड को हमने मॉड्यूलेट करा दिया, और फ्रीक्वेंसी किसका है, मॉड्यूलेटिंग, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। इन दोनों को जब आप मॉड्यूलेट कराएंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये जो हमारा पार्ट है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, ये सिग्नल को ले जाने के काम कर रहा है। देखिए ये इसने इसको कहीं पर हाई लो बना दिया है। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, जो मेरा इसका एम्पलीट्यूड है किसका, इस वाले का, ये मेरा क्या है, ये मेरा है एक कैरियर वेव। जो मेरी मॉड्यूलेटिंग है, जो मेरी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मैंने यूज कर रखी है बच्चों, ये क्या है, ये कैरियर वेव है, कैरियर वेव। एक बार फिर से समझते हैं बच्चों हम ये मॉड्यूलेशन को। मैंने आपसे ये कहा कि जो लो सिग्नल हैं वो हमारे ट्रांसमिट नहीं किए जा सकते हैं। तो हम क्या क्या करते हैं वहाँ पे कि हमारा जो सिग्नल है वो सिग्नल किसी में बिठा देते हैं। जैसे एम्पलीट्यूड में बिठा देंगे तो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी में बिठा दोगे तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगा। इसी तरह आप अगर किसी एक कैरियर वेव, कैरियर इसीलिए वर्ड यूज किया है यहाँ पे क्योंकि वो उसको ले जा रहा है। तो जैसे ही आप कैरियर वेव में ये चीज़ें करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, उसी के करस्पॉन्डिंग एक हमें मिल जाएगा जिसे बोलेंगे मॉड्यूलेशन। जैसे फेज मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जैसे कि आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। समझ रहे हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि क्यों ज़रूरत पड़ती है, एंटीना का साइज बताया था और बहुत सारी चीज़ें बताई थी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, हमने एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में जो वेरिएशन करवाया वो कैसे करवाया, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको ये डायग्राम बताया कि जो हमारा सिग्नल है, हमारा ये एक सिग्नल था और हम वहाँ पर अनमॉड्यूलेटेड को मॉड्यूलेटेड के ऊपर डाल के एक एम्पलीट्यूड में जो ये वेरिएशन दिखाया, ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड वेरिएशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कह सकते हैं, वो हमें मिल जाएगा। बाद में डीमॉड्यूलेटर से जब हमारा ये सब कुछ हो जाएगा हम क्या करेंगे, उनको सेपरेट कर लेंगे। इसको एक बार फिर से समझते हैं। देखिए जनरली जो मेरा वेरिएशन है बच्चों, वेरिएशन क्या है आप देख सकते हैं कि जो मेरा एक अनमॉड्यूलेटेड वेव है, ठीक है। अनमॉड्यूलेटेड वेव कैसे होगा, जनरली ये मेरा एक एक्सिस है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा परफेक्ट नहीं हो सकता है, टाइम के रिस्पेक्ट में मैं एम्पलीट्यूड में वेरिएशन कर रहा हूँ। तो जो पहला है मेरा ये अनमॉड्यूलेटेड है, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, जो इसको हमें ले जाने के काम करेगा लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को, ठीक है। और ये कैसा होगा जनरली, ये आपका इस तरह से होगा, यहाँ से शुरू होगा और ये ऐसे फिर ऐसे, ये हमारा एक कंटिन्यूस सिग्नल है, ठीक है। ये कैरियर वेव हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये हमारा इसका कैरियर वेव की इक्वेशन है, तो सी टी से लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। दूसरा जो मेरा यहाँ पे वेव होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, वो कौन सा वेव होगा, वो मेरा मॉड्यूलेटेड होगा, ठीक है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल जिसको आप बोल सकते हैं ऑडियो सिग्नल। तो ऑडियो सिग्नल को हम जब ले जाएंगे तो ऑडियो सिग्नल कैसे होगा, जनरली एक ऐसे साइनोसॉइडल नेचर का ये होगा। तो जब हम इस वाले का और इस वाले का मॉड्यूलेशन करवाएंगे तो हमें ये वाला जो डायग्राम है, एम्पलीट्यूड है, इसमें लो, इसमें मिक्स हो जाएंगे दोनों, ये मिलेगा, ठीक है। ये बात हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या आपको समझना है, जो आपकी ये पीक बन रही है बच्चों यहाँ पर, वो कैसे बन रही है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसे और ये ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक, फिर ऐसे ऊपर चल रहा है, फिर ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इस सिग्नल में आप देखेंगे जो पीक आएंगे, जो ये सबसे टॉप मोस्ट पीक है, जो ये वाली है, ये वाली, ये मेरी AM को रिप्रेजेंट करती है, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल को। और जो कैरियर की है, वो कैरियर की जो हमारी छोटी वाली पीक यहाँ पर टच हो रही हैं, वो हमारी AC को रिप्रेजेंट करती है। तो होता क्या है, हम इससे निकालते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर। जो पहला है मेरा वो है मॉड्यूलेशन फैक्टर। पहला पैरामीटर क्या है बच्चों, मॉड्यूलेशन फैक्टर। तो मॉड्यूलेशन फैक्टर में क्या होता है हमारा,
ये है, इसका फॉर्मूला है चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। आपकी जो कैरियर वेव है, कैरियर वेव की एक इक्वेशन होगी। मान लीजिए जो कैरियर सिग्नल है उसकी इक्वेशन है सी टी इक्वल टू ए सी साइन ओमेगा सी इंटू टी। और वैसी जो मॉड्यूलेटिंग आपने बनाई उसकी हमारी एक इक्वेशन है ए एम साइन ओमेगा एम टी। ये दो इक्वेशन आपकी वेव की हमने साइनोसॉइडल फॉर्म में लिख दी। तो मॉड्यूलेशन का जो फॉर्मूला है बेसिक वो क्या होता है, चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ ओरिजिनल वेव। इसका जो रेशियो है वो मॉड्यूलेशन कहलाता है। या आप ये कह सकते हैं ए मैक्स माइनस ए मिनिमम, जो मैक्सिमम है मिनिमम है उसका एक बार माइनस कर लीजिए और एक बार वो। इसका छोटा सा डेरिवेशन मैं नहीं करवा रहा हूँ, आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रख लिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर बच्चों परसेंटेज मॉड्यूलेशन होता है, परसेंटेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे। परसेंटेज मॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा ये m निकला है इसका हम क्या निकाल देंगे, परसेंटेज, और परसेंटेज 100 में निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। अब हम कुछ एक छोटा सा इक्वेशन देखते हैं। देखिए, जब ये मॉड्यूलेटेड वेव था मेरा mt, तो ये कितना था, ए एम साइन ओमेगा एम टी, और वैसे ही मेरी कैरियर वेव थी सी टी इक्वल टू ए सी साइन ओमेगा सी टी। ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड की है, ये कैरियर की है। तो जैसे ही आप इन दोनों का मिक्सिंग कराएंगे तो जो रिजल्टेंट वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए कैरियर प्लस मॉड्यूलेटिंग वेव। ठीक है, जो हमारी एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलेटिंग वेव है एक तो कैरियर की हो जाएगी और मॉड्यूलेटिंग की हो जाएगी। ठीक है, तो ए सी की जगह तो ए सी रख लिया, प्लस ए एम की जो एम टी है इसकी जगह रख लिया ए एम साइन ओमेगा एम इंटू टी। जैसे ही आप ये रखेंगे इसके बाद आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। आपने अभी भी पढ़ा था म्यू इक्वल टू होता है ए एम ओवर ए सी, तो ए एम की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, म्यू टाइम ए सी, म्यू है मॉड्यूलेशन फैक्टर, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस म्यू टाइम ए सी साइन ओमेगा एम टी। तो जैसे इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए इक्वल टू ए सी 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा एम इंटू टी। तो बच्चों ये मेरी इक्वेशन है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव। ठीक है, अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज पूछा जाएगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज किसका, एम वेव का, तो उसका भी एक छोटा सा डेरिवेशन है, मैं आपको डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ। उसका जो हमारा फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, ए सी कैरियर वेव ओमेगा सी टी माइनस, ये डेरिवेशन आपको बुक में मिल जाएगा, बस आपको ज़्यादा इसमें पीएचडी नहीं करनी है, कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, बस इसको सॉल्व किया है हमने, प्लस सेम यही टर्म म्यू ए सी बाई 2 कॉस, और जहाँ पर ओमेगा सी है वहाँ पर ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। ये इक्वेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आया, जो इक्वेशन है यहाँ से हमें निकल के आई बच्चों साइड बैंड फ्रिक्वेंसी। क्या निकल के आई, साइड बैंड फ्रिक्वेंसी। ये क्या चीज़ है भैया, तो साइड बैंड फ्रिक्वेंसी का मतलब ये होता है जो मेरी इसमें 3 तरह की फ्रिक्वेंसी हैं। ठीक है, जो साइनोसॉइडली हमारी मॉड्यूलेटिंग वेव है वो सम ऑफ 3 फ्रिक्वेंसी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली, दूसरी और तीसरी। तो वो कौन कौन सी है, पहली जो फ्रिक्वेंसी है वो कौन सी है, उसका नाम है ओरिजिनल कैरियर वेव। ठीक है, ओरिजिनल कैरियर वेव ऑफ एम्पलीट्यूड AC, उसकी जो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, अगर आपसे पूछा जाएगा एफ सी इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई, और ओमेगा भी कौन सी, कैरियर वाली। दूसरी जो यहाँ पर हमारी फ्रिक्वेंसी होगी उसको बोलते हैं सेकेंड फ्रिक्वेंसी, और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी एफ सी प्लस एफ एम। ठीक है, या आप बोल सकते हो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम ओवर 2 पाई। तीसरी जो फ्रिक्वेंसी है वो होती है एफ सी माइनस एफ एम, और इसको अगर सॉल्व करेंगे ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम ओवर 2 पाई। तो बच्चों यहाँ पर है क्या, जनरली मैं आपको एक डायग्राम बनाऊँ,
ये जो हमारी एम्पलीट्यूड है ये कैरियर वेव का है, और इसके बगल में जो साइड बैंड फ्रिक्वेंसी है, जो ये वाली फ्रिक्वेंसी है और एक इधर होगी, दो होंगी, इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका म्यू टाइम AC/2। ये कहाँ से आया भैया, ये आया यहाँ से, ये देखिए आप, ये वाला एक ये आया और एक ये आया, ठीक है। तो ये तो हमारा इन दोनों का एम्पलीट्यूड हो गया साइड बैंड का। इस साइड की एक फ्रिक्वेंसी होगी FC-FM और इस साइड की हो गई FC+FM। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो होता क्या है, जो इस साइड की फ्रिक्वेंसी है बच्चों FC+FM, इसको साइड बैंड फ्रिक्वेंसी कहते हैं, और ये वाली को बोलते हैं LSB, लोअर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी, और ये है अपर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी। और लोअर और इसका आप अगर माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ कितनी हो गई, अच्छा बैंडविड्थ के लिए हम एक स्लाइड और लेंगे। बैंडविड्थ हो जाएगी लोअर माइनस अपर माइनस लोअर, तो बैंडविड्थ इक्वल टू हो जाएगा FC, ये अपर है मेरी, और माइनस लोअर, तो -FC-FM। दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2FM। तो ये मेरी बैंडविड्थ ऑफ AM वेव हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं जो मॉड्यूलेशन फैक्टर हमने यूज किया स्टार्टिंग में, ये वाला, ये क्या काम आता है बच्चों। देखो, जो हमारा मॉड्यूलेशन फैक्टर है, मॉड्यूलेशन फैक्टर से हम क्या नापते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव, कि हमारा जो मॉड्यूलेशन है वो हमारा कितनी इफेक्टली हमने कर लिया है। समझ रहे हैं, कई बार ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे बने हैं कि व्हाट मॉड्यूलेशन फैक्टर रिप्रेजेंट। समझ रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत थ्योरेटिकल बातें चल रही हैं। जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको क्या याद रखना है, आपको एक तो ये वाली स्लाइड अच्छे से याद रखनी है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद आपको इसमें बच्चों ये तीनों फॉर्मूले याद करने हैं, और ये वाला जो रिलेशन है टोटल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ EM वेव, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ तक। एक बात ये याद रखना, अगर आपका मॉड्यूलेशन फैक्टर 1 से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ सिग्नल हो जाएगा, तो डिस्टॉर्शन हो जाएगा। तो अगर डिस्टॉर्शन नहीं होना है तो ये कंडीशन होनी ज़रूरी है, ठीक है। अगर डिस्टॉर्शन या मिक्सिंग ऑफ जो हमारी सिग्नल है वो नहीं होना है तो हमारा मॉड्यूलेशन फैक्टर या 1 के बराबर हो या 1 से कम हो। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे वहाँ अगर आप देखोगे बच्चों, जनरली क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज का होता है, ठीक है। फेज में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हमारे वहाँ सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं आपको, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी बहुत लाइटली पढ़ना है। जो हमने एम्पलीट्यूड किया, थ्योरेटिकल बातें हैं, इसको आप सुन लीजिए, लिख लीजिए अपने मन से। थ्योरेटिकल मेथड में जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, इसका एडवांटेज क्या है, ये सबसे इजी मेथड है बच्चों, किसी वॉइस सिग्नल को ट्रांसमिट करना और रिसीव करना बाय हेल्प ऑफ यूजिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। या आप कह सकते हो इसमें सिंपल और चीपर, बहुत ही सस्ते ट्रांसमीटर लगते हैं ये और रिसीवर लगते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये ट्रांसमिशन जो है वो रिक्वायर करता है 0.5 से 20 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर ये बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक। अच्छा जी, अगर एरिया जो AM है वो हम रिसीव कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू FM। अगर आपसे पूछा जाएगा AM अच्छा है या FM अच्छा है, तो FM से ज़्यादा अच्छा AM है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। डिसएडवांटेज भी होंगे। डिसएडवांटेज ये है बच्चों कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है ये सफ़र करता है बहुत ज़्यादा नॉइस, डिस्टॉर्शन हो जाता है। और डिस्टॉर्शन से बचने के लिए, अगर तुम्हारा कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है, नो डिस्टॉर्शन, तो इसका मतलब जो ये म्यू है ये आपका 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो डिस्टॉर्शन, और ये कंडीशन आइडियल है, ऐसा होना नामुमकिन हो जाता है कभी कभी। क्वालिटी ऑफ ऑडियो सिग्नल बहुत गंदी होती है, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं जो इफ़िशियंसी है AM ट्रांसमिशन की वो भी काफ़ी कम होती है, ठीक। अब चलते हैं फ्रीक्वेंसी, ये बहुत लाइटली है, फ्रीक्वेंसी में आपका बहुत कम चीज़ें हैं। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जब हम किसी वेव को, कैरियर वेव को फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव में बिठा के भेजें, फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन से हम उसको भेजें, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है हमारा बच्चों, फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे हम कैरियर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज और अपना
ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर एक टर्म जो आपको इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो ये है कि जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पर चेंज क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। तो जो एम्पलीट्यूड होगा मॉड्यूलेटिंग का, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा आपका, सेम रहेगा एज कैरियर। ठीक है, ज़्यादा इसमें है नहीं इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आगे देखें, अगर इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अच्छा, जो अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होता है, एक यहाँ पर वर्ड आता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी डेविएशन का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट बाय विच फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव चेंज या शिफ्ट एबव या बिलो कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो जितना भी हमारा जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो मैक्स, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है कैरियर से कितना ऊपर गई कितने नीचे गई उससे हम इसको नापते हैं। मे बी ये मैक्स हो सकता है, मे बी ये कैरियर से मिनिमम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी एफएम वेव है ये भी कंसिस्ट करती है बहुत सारे बैंड। जैसे उसमें आप याद रखें कि एएम में हमारे सिर्फ 3 बैंड होते थे और यहाँ पर बच्चों हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ बैंड होते हैं। कितने बैंड होंगे, साइड बैंड, साइड बैंड यहाँ पे इनफाइनाइट होंगे। अब वो कैसे होंगे देखिए, सबसे जो बीच में है ये होगा एफसी और एफसी की जो साइड है, साइड में फिर बैंड बदलते जाएंगे। यहाँ पर जो दूसरा बैंड होगा वो हो जाएगा एफसी माइनस एफएम और यहाँ पे जो बैंड होगा वो हो जाएगा एफसी प्लस एफएम। क्लियर है यहाँ तक? आगे जैसे ही बढ़ेंगे आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है, इससे थोड़ा कम होगा ये जनरली, अब जो आएगा ये छोटा होता जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एफसी माइनस 2एफएम। कैसे आया, इतना आप ध्यान मत रखिए इसमें, क्योंकि ये बस इन्हीं से क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल नहीं मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा और छोटा होता जाएगा। और जो नंबर ऑफ साइड बैंड हैं वो हमारे क्या कहते हैं, वो डिपेंड करते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे। ठीक, साइड बैंड जो सेपरेट है वो हमारे मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज FM 2FM 3FM ऐसे ऐसे हमारे क्या है, सेपरेट है। अब बात करें वहाँ पर बैंडविड्थ होती थी 2 इंटू मॉड्यूलेटिंग वेव, या आप बोल सकते हो अपर माइनस लोअर साइड बैंड। तो यहाँ पे भी बैंडविड्थ जो होती है बच्चों, बैंडविड्थ इन FM, बैंडविड्थ कितनी होती है, इसमें होती है 2NFM। ठीक है, ये तो मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी हो गया, ये 2 है, और n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड बैंड, नंबर ऑफ साइड बैंड, जबकि वहाँ पर सिर्फ 2F होती थी, 2FM। ठीक है, वहाँ पर भी हमने निकाली थी बैंडविड्थ कितनी होती थी, बैंडविड्थ होती थी यहाँ पे 2FM। और यहाँ पे एक n भी आता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ बैंड हैं उसमें, उसका आपको इंटू करना पड़ेगा नंबर ऑफ साइड बैंड। क्लियर है यहाँ तक? तो इतना ही आपको पढ़ना है और अपने 4 नंबर कंफर्म करने हैं। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो एक बार मैं सारे फॉर्मूले आपको लिख देता हूँ ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में ठीक रहे। ठीक है, अभी तक कुछ समझ में नहीं भी आया तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन AM की बात कर रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है मेरे बच्चों वो क्या है, म्यू इक्वल टू AM/AC। यार बच्चों ऐसा है ना, टेंशन नहीं लेने का। अगर आप टेंशन लोगे तो समझ लो आपका काम खराब हो रहा है। मैं कई बार देखता हूँ टेंशन में हम या डर के मारे बहुत सारे काम खराब कर देते हैं। अरे JEE एडवांस में 25% तो आपको नंबर लाने हैं, सोचिए ना ज़रा। तो आप उससे बिल्कुल बेफिक्र रहिए और अपनी मेहनत करिए, बहुत अच्छे से प्यारे से मेहनत करिए। आप जब 12 में पहुँचे हैं, साइंस लेके पहुँचे हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं कर सकते। और वैसे भी आप देखिए अगर आप मेहनती हैं तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन फिक्स है। क्लियर है? तो मॉड्यूलेशन के ये मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए, तो इसलिए डरने का नहीं। आपका दीपक क्लासेस आपके साथ है, समझ रहे हैं? चाहे कोई इधर से उधर हो जाए, मैं आपके साथ रहूँगा। आपको कोई भी डाउट है इन फ्यूचर स्ट्रीम लेने से लेके है, या आपको नॉर्मली वैसे डाउट है कि यार कैसे होगा क्या होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? मैं आपके साथ हूँ। तो ये मेरे मॉड्यूलेशन के वो हो गए। और मैंने आपको एक और बताया कि जो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज है ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो मैं ये लिख रहा हूँ ये ध्यान से आपको लिख लेना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन निकलेगा। मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज जो है उसकी जो हमारी इक्वेशंस होती है वो कितनी होती है, AM sin ओमेगा MT। ठीक है, ओमेगा M क्या है, मॉड्यूलेटिंग की फ्रिक्वेंसी। और मॉड्यूलेटिंग के बाद अगर कैरियर जिस पे आपने भेज रहे हो, नाम ही है ना कैरियर वोल्टेज, तो कैरियर वोल्टेज की कितनी हो जाएगी,
वो हो जाएगी बच्चों ए सी साइन ओमेगा सी इंटू टी। ठीक है, अब आपको जो इंस्टेंटेनियस, एक मैंने अभी हल्का सा जो आपको फॉर्मूला लिखा, वो फॉर्मूला क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अगर पूछा जाए किसका, ए एम का, तो बड़ा सा एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या होता है, वो होता है इक्वल टू ए सी 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा टी। एक तो ये याद रखिए आप, बस इतना ही याद करना है, आपके 4 नंबर डन है, ये मेरा वादा है। और दूसरा आपको इसी का मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व करा, अगर ए सी साइन ओमेगा सी टी माइनस म्यू ए सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी प्लस म्यू ए सी बाई 2 और कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। ये म्यू ए सी बाई 2 जो है ये साइड बैंड का क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड है। और पहली फ्रिक्वेंसी हमारी कैरियर की हो गई एम में, दूसरी जो फ्रिक्वेंसी हो गई हमारी वो हो गई प्लस वाली, इसको हम अपर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी, दूसरी हो गई लोअर बैंड फ्रिक्वेंसी। बात आती है बैंडविड्थ कितनी होगी सर, तो बैंडविड्थ होगी, अगर आपको लोअर अपर दिया है तो अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड, और यह आप कह सकते हैं 2 इंटू एफ ऑफ एम। क्लियर है यहाँ तक। और वहीं ए एम में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, और एफ एम में तो जनरली हमने बहुत कम चीज़ें डिस्कस की हैं, तो ये एफ एम की कहानी हो गई। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ से हम करेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए जिसको आप ट्राई करेंगे 2023 का, ये वाला। क्वेश्चन है बच्चों, इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन modulating signal having amplitude xv is superimposed with carrier signal of amplitude yv in first case। तो आपसे कह रहा है कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इतना है और बाकी जो सुपर इम्पोज कैरियर है उसका भी कुछ दिया है। तो पूछा जा रहा है कि देन इन सेकंड केस सेम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लेकिन डिफरेंट कैरियर। तो आपको ये पता है कि जो हमारा पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या पूछा गया है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा भी, ए एम बाई ए सी पढ़ा। तो दो केस इसके बना लीजिए। पहला केस क्या है, म्यू, और म्यू 1 कर लीजिए इसको, एक्स दिया है ऊपर वाला, वाई दिया है नीचे वाला, ठीक है। और दूसरा जो म्यू 2 है उसमें क्या दिया है, एक्स तो ऊपर सेम है कह रहा, लेकिन ये दूसरा 2y हो गया। तो म्यू 1 बाई म्यू 2 करते हैं अगर, तो आपको क्या मिलेगा, 2/1। तो 2/1 2/1 2/1 सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। कितना सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, द एम्पलीट्यूड ऑफ इतना इतना इज मॉड्यूलेटेड बाय इतना सिग्नल, ठीक है। तो पूछा गया है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कंटेन फ्रीक्वेंसी। तो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी है, मैंने अभी भी बताया आपको जो फ्रीक्वेंसी होंगी वो 3 तरह की होंगी। एक होगी FC, एक होगी FC प्लस FM, एक होगी FC माइनस FM, 3 सी होगी। तो देखो अगर आपको ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है कि ये 3 फ्रीक्वेंसी होगी तो डिफरेंस कितना होगा, देखिए यहाँ पर कंजुगेटिव होगी जो भी। अब देखते हैं क्या होगा पहले। तो यहाँ पर आप देखिए जो हमारा FC है, FC क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस इज मॉड्यूलेटेड बाय दिस, ठीक है। तो ये मेरा FC है, तो FC की वैल्यू आपको दी है 1000, ठीक है। अच्छा FC नहीं है, ये तो हमारा क्या है, ये मेरा है, हाँ FC हो जाएगा 1000 पाई ओवर 2 पाई, क्योंकि 2 पाई f पूरा दिया है हमको, ये पूरा 2 पाई f होता है। तो यहाँ से FC आ जाएगा आपका 500 हर्ट्ज़। FM भी निकाल दो क्योंकि इतने से मॉड्यूलेटेड कर रहे हैं, तो FM कितना हो जाएगा, ये पूरा ओमेगा होता है, देखो ना ये होता है AC साइन ओमेगा MT, और ओमेगा M क्या होता है 2 पाई FM T। तो इसको FM कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 2 पाई, तो ये आ गया 2। तो FC हो गई पहली 500, तो 500 दूसरे इसमें 2 जोड़ दो, 500 2 498। तो A होगा, D होगा, E होगा, A होगा, D होगा, E होगा, B ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो कितने सरल क्वेश्चन है, 2023 का ही तीसरा क्वेश्चन है। और साइनोसॉइडल वेव वोल्टेज इज इतना
और पूछा गया है मॉड्यूलेटेड किया गया रिजल्टिंग मॉड्यूलेटिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड। अच्छा, तो आपसे मैक्सिमम और मिनिमम पूछा गया है ईच साइड बैंड का। तो अभी भी मैंने बताया था कि जो हमारे 3 साइड बैंड बनते हैं एएम में, जनरली एएम के ही बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो हमारे जो साइड बैंड है ये कितना है, ये एफ होता है, ये एफ सी माइनस एफ एम होता है, और ये एफ सी प्लस एफ एम होता है। तो आप देखेंगे बच्चों जो ये इसका ये हमारा मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, ये होता है म्यू ए सी बाई 2, और यहाँ पर ये म्यू होता है जो कैरियर का होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा किसका है, आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम और मिनिमम बताइए। तो मतलब ये मैक्सिमम ये मिनिमम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए। आपको क्या दिया है, ए सी प्लस एफ एम इक्वल टू कितना दिया है 120, ए सी माइनस ए सी माइनस क्या हो जाएगा ये ए एम। तो ए सी माइनस ए एम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 80। तो पूछा क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच बैंड। अच्छा, ईच बैंड पूछा है तो कितना आ जाएगा, आप वो कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व कर देंगे, एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक तो कर जाएगा, तो आ जाएगा आपका ए सी आ जाएगा 100, और ए सी जैसे ही 100 आएगा ए एम कितना आ जाएगा 20। तो म्यू निकाल सकते हो, म्यू होता है ए एम बाई ए सी, तो 20/100, तो इसका मतलब हो गया 1/5। तो आपसे पूछा गया एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड, ईच साइड बैंड मतलब इसका और इसका, तो वो कितना होता है म्यू टाइम ए सी बाई 2। तो ए सी है 1/5, सॉरी म्यू है 1/5 इंटू 1/2 इंटू ए सी आया था मेरा 100, तो 100/100 कितना आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अरे ये भी 2023 में आया है, कह रहा है कि द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, देखो बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, आपको कर लेना चाहिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अच्छा, उसमें भी वही दिया है आपको कि जो ए मैक्स है ए मिनिमम है उसके टर्म में, तो मैं आपको फॉर्मूला लिख दूँ, ए मैक्स माइनस ए मिनिमम ओवर ए मैक्स प्लस ए मिनिमम, ये होता है फॉर्मूला। तो आपको दिया है ए मैक्स है 14, ए मिनिमम है 6, तो 14 में से 6 हटा दो, 14 में से 6 जोड़ दो, तो यह आ जाएगा भैया 14 में से 6 कितना 8, और यह आ जाएगा 20। सॉल्व करिए तो आ जाएगा 0.4, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब 2023 के क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना ही यूज टू मॉड्यूलेटिंग ऑफ कैरियर इतना द बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ का मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, बैंडविड्थ होती है 2 टाइम एफएम। तो 2 टाइम मॉड्यूलेटिंग कितना दिया आपको, मॉड्यूलेटिंग दिया नहीं है डायरेक्टली, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आपको क्या पता होना चाहिए, अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड, ये पता होना चाहिए। और अपर कितना हो गया एफ सी प्लस एफ एम, और लोअर कितना हो गया माइनस एफ सी प्लस माइनस एफ एम। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपका एफ सी है, ठीक है, एफ सी आपकी कितना दिया है, आपको दिया है कैरियर की फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेटिंग की, तो ये हो जाएगा, एक दिया है किलो में, एक दिया है मेगा हर्ट्ज में, तो ये हो जाएगा 2000 प्लस 5 माइनस, और एफ सी कितना हो जाएगा 2000 माइनस 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा ये 10। क्लियर, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। किलो हर्ट्ज में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों 54। तो इसमें कह रहा है कि एक ये वेव है, ठीक है, और इसमें ये दिया है कि हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो स्क्वायर वेव है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। उसके बाद आपसे कहा गया है कि ये गिवन एज ये कुछ दिया है, तो जो मॉड्यूलेटिंग हमारी यहाँ पे इंडेक्स है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, वो कितना होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को निकालने का एक ही तरीका है यहाँ पे, वो क्या है, डायग्राम देखिए। अच्छा, डायग्राम में डेटा नहीं लिखा है, तो डेटा लिखते हैं, 1 मिनट। तो इसका डेटा ये है बच्चों, ये मॉड्यूलेटिंग है एम ऑफ टी, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में है, और जो ये है ये 1 है और ये 0 है। ठीक है, तो वैसे ही ये आपको 0 दिया है, ये 1 दिया है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, कहाँ पे, पहले वाले में, और उसके बाद ये बढ़ रहा है। तो आपसे पूछा गया है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो फिर वही बात आ गई। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू ए एम बाई ए सी।
तो ए एम कितना है इससे, ए एम तो 1 है क्योंकि ए एम ये मॉड्यूल इसका क्या है एम्पलीट्यूड है, और ए सी का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है 1/2 है। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2 या 0.5। तो कभी डायग्राम बना हुआ आ सकता है, कभी नॉर्मली आपसे पूछा जा सकता है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। एक एनसीईआरटी में आपकी एक बात और है कि प्रोडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग वेव कैसे होगा। तो बच्चों जो प्रोडक्शन होता है वो जनरली, जैसे हमने ये मॉड्यूलेटिंग वेव भेजी, इसमें मैंने क्यों बताया आपको, ये जो भी हमारी डिवाइस होंगे वो स्क्वायर लॉ डिवाइस होंगे या उसको हम बोल सकते हैं लीनियर डिवाइस होंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारा इस टाइप का फॉर्म बनेगा, तब एम वेव बनेगी। तो ये भी आप ध्यान में रखिए, एनसीईआरटी में ब्लॉक डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है। कुछ वन लाइनर बातें बता दूँ, ये भी आपके एनसीईआरटी में कि जो हमारा WWE है उसके बारे में तो आपको पता ही है कि टिम बर्नर ने इसको में डिस्कवर किया। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फैक्स कैसी मशीन है, ये क्या करती है, ये हमारे डॉक्यूमेंट को एज अ इमेज भेजती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के फॉर्म में क्रिएट नहीं करती है टेक्स्ट को, समझ रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना, फैक्स की फुल फॉर्म क्या है, तो ये इसी बार पूछी गई थी। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने आगे क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन होंगे, जनरली इसमें 2020 नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे थे, फिर मैंने नहीं लिए। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपका आपकी स्क्रीन पे मॉड्यूलेशन के क्वेश्चन है। पहले हम कर रहे हैं मॉड्यूलेशन के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अभी तक थोड़ा अगर आपको सराउंडिंग से कोई आवाज़ें आई तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि किसी जानवर को हम नहीं रोक पाते हैं अगल बगल, ठीक है। कोई नहीं, वो तो आप थोड़ा एडजस्ट करिए। आगे ये क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन में चलते हैं मॉड्यूलेशन के क्वेश्चन में। तो ये वैसे मेरा चौथा क्वेश्चन है और 2022 का क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहा है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है 2 साइन इतना दिया है, ये आपको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दिया है। आगे कह रहा है कि कैरियर वेव है और कैरियर वेव में जो आपको सिग्नल दिया है वो ये दिया है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द कंबाइन सिग्नल इज पास थ्रू नॉन लीनियर स्क्वायर डिवाइस, ठीक है। अच्छा, ये मैंने लीनियर कह दिया ना, ये नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर, ये बात आप ध्यान रखना। नॉन लीनियर ना, लीनियर में क्या होता है y=x टाइप का ग्राफ, यहाँ पे ये दोनों है, इसमें ना नॉन लीनियर होगा, ठीक। तो पूछ रहा है द आउटपुट इज देन पासिस थ्रू अ बैंड पास फिल्टर। देखिए, इसके बाद पूछा जा सकता है कौन सा फिल्टर यूज करते हैं, तो बैंड पास। आगे कह रहा है कि तो बैंडविड्थ ऑफ द आउटपुट सिग्नल ऑफ बैंड पास फिल्टर। तो बच्चों पूरा घुमा रखा है आपको मैंने बता दिया एम वेव की बैंडविड्थ कितनी होती है 2 टाइम f(m). ये आप कह सकते हैं सर अगर ये नहीं दिया रहेगा तो अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड। तो आप देखिए हाँ एफ एम तो दिया ही है, मॉड्यूलेटिंग ये है, तो पहले तो एफ एम निकाल लिया। तो एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एम इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एम ओवर 2π। ओमेगा एम कितना है जी, ओमेगा एम है 6.28 10⁻6 ओवर 2π, ठीक है। अब बैंडविड्थ निकालनी है तो आपको करना क्या पड़ेगा, 1 2 का इंटू, 1 2 यहाँ इंटू कर दिया, 1 2 यहाँ कर दिया, 1 2 यहाँ कर दिया। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्व करिए इसको, 2 से 2 कट गया और आप ध्यान से देखिए पाई है तो पाई से ऊपर इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2। तो इसको मेगा हर्ट्ज़ में लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 मेगा हर्ट्ज़। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है हाँ यही पूछा है, तो आंसर 2 मेगा हर्ट्ज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम वेव हैविंग 8 वेरिएशन वेयर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एम इज़ 9। तो आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको ये इसमें इस क्वेश्चन में जो ए एम है आपको ये तो पता है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है AM/AC, ये बात आपको ध्यान में होगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर होता क्या है, आपको कह रहा है कि जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितना है, तो वो कितना हो जाएगा 2 टाइम AM इक्वल टू 8, ठीक है। और AC क्या होगी, AC कितनी होगी, तो AC का यहाँ से अगर आप देखें आपको क्या दिया है, अच्छा मैक्सिमम जो दिया है मतलब AM प्लस AC जो दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है आपको 9, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, पहले आप क्या निकाल लीजिए AC निकाल लीजिए इनसे, तो यहाँ से आप 4 इसमें रखेंगे तो AC कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो AC भी आ गया। तो AM कितना दिया है, AM दिया है 4/5, ये आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं। AM का आपको मॉड्यूलेशन फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या निकालना था, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और AM का जो वेरिएशन था वो 8 वोल्ट था, वेयर मैक्सिमम जो AM की थी वो 9 थी। तो मैक्सिमम कितना होता है AM प्लस AC, तो हमने फिर यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक,
मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो AM प्लस AC होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, और FM ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर यूजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज हैज़ डेविएशन रेशियो 10, द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांसमिशन। तो मैंने आपको क्या बताया था, FM दिया है पहली बात, और FM में आप क्या कर सकते हो यहाँ पे बच्चों, बैंडविड्थ निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी दी है जी, 10 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, अच्छा 10 नहीं 20 किलोहर्ट्ज़, ये 20 दिए है। कह रहा है कि डेविएशन रेशियो, जो इसका डेविएशन रेशियो है, डेविएशन रेशियो का फॉर्मूला ये होता है, डेविएशन रेशियो, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी डेविएशन ओवर फ्रीक्वेंसी के बाद हो जाएगा मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ये होता है। तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन कुछ दिया है, हाँ दिया है, तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन आप इसको ये लिख सकते हैं कि डेल्टा एफ बाई एफ होती है। तो यहाँ से जो डेल्टा एफ है बच्चों वो कितना हो जाएगा, ये तो 10 दिया है आपको, तो 10 इंटू एफ हो जाएगा। ठीक, एफ की वैल्यू 20, तो 20 इंटू 10 करोगे तो 200, 200 200 कितना आ जाएगा, 200 किलो हर्ट्ज़। तो यहाँ से आपको बैंडविड्थ निकालनी है, तो बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, 2f प्लस जितना भी डेविएशन आया है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जब डेविएशन के टर्म में दिया हो। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो f में 200 में अगर आप 20 जोड़ेंगे 220, 220 का 2 गुना हो जाएगा 440। ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन से रिलेटेड है, मैं ये फॉर्मूला बताना आपको भूल गया था, समझ रहे हैं। तो हमने इसमें क्या किया, ये दिया था हमको डेविएशन रेशियो, आपको पता होना चाहिए कि डेविएशन रेशियो क्या बना है, उसके बाद हमें बैंडविड्थ का फॉर्मूला ये होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टू अवॉइड डिस्टॉर्शन। तो अभी मैंने बता दिया कि डिस्टॉर्शन को अगर आप अवॉइड करोगे तो आपका म्यू जो है वो 1 से कम होना चाहिए, अवॉइड करना है। ठीक है, 1 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा बिटवीन कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड मैसेज फ्रीक्वेंसी, जिससे डिस्टॉर्शन होगा। चलिए अगला, ये क्वेश्चन देखो, इस बार भी आया था, पिछली बार भी आया था, तो इसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको कैरियर वेव दे रखी है, ये रही कैरियर वेव, मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है AM/AC। तो बच्चों यहाँ पर देखो AM कितना है, AM यहाँ पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स है 1, तो 1/5, तो आंसर आ जाएगा 0.2। ये 2023 में भी आया, 2022 में भी आया। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके क्वेश्चन पक्का निकलेगा, समझ रहे हैं यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज ऑफ ए एम्पलीट्यूड इतना इतना, द परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको निकालना है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि जो AM है, A मैक्स है, वो कितना होता है, AC प्लस AM, और A मिनिमम जो होगा, ठीक है, ये वोल्टेज के टर्म में है, A मिनिमम, A मॉड्यूलेटिंग। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, म्यू इक्वल टू A मैक्स प्लस A मिनिमम ओवर A, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे मॉड्यूलेशन को तो क्या होगा, AM ओवर AC, या आप कह सकते हैं A मैक्स माइनस A मिनिमम। ये फॉर्मूले हैं, मैंने एक बार बता दिया है, आप डायरेक्ट इसको लगाइए, और A मैक्स प्लस A मिनिमम, इसको जैसे आप लगाएंगे इंटू 100 कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो A मैक्स दिया है 60 माइनस 20, और दूसरा हो जाएगा अपॉन में 60 प्लस 20, और इंटू कर दीजिए 100, तो जैसे ही करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50%। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, कह रहा है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग वेव को रिप्रेजेंट किया है V के टर्म में, तो टोटल बैंडविड्थ बताइए। तो अभी भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताई थी कि AC 1 प्लस म्यू कॉस ओमेगा m इंटू टी ब्रैकेट कॉस ओमेगा c इंटू टी, और AC फॉर्म में दी है इक्वेशन, अगर आप ध्यान से देखें। और बैंडविड्थ बाबा क्या होते हैं, वो होते हैं 2FM, और FM क्या निकलेगा ओमेगा m से, तो ओमेगा m कितना है ये, तो यहाँ से FM निकालिए, तो FM कितना हो जाएगा, FM हो जाएगा 2 पाई इंटू 10 की पावर 4 ओवर 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई चले गए तो 10 की पावर 4, तो यहाँ पर आप जैसे ही रखोगे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 4,
तो इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने में आ जाएगा ये किलो हर्ट 20 किलो हर्ट्स 20 किलो हर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। अगर आप देखें सिर्फ एक एक लाइन के क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें वो क्वेश्चन क्या है, देखिए साइनोसॉइडल वेव दी है, एम्पलीट्यूड अनदर साइनोसॉइडल भी दी है, तो कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज। तो फिर वही बात, म्यू इक्वल टू क्या लगाइए, म्यू इक्वल टू आपको पता है AM/AC। और जो ये कह रहा है ना एम्पलीट्यूड ऑफ मिनिमम, तो मिनिमम ये मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, ये किसका होता है, ये कैरियर का होता है। और मिनिमम का क्या होता है, चाहे मिनिमम पूछे चाहे मैक्सिमम पूछे यही होगा। तो म्यू रख दीजिए, म्यू है 1/2। कैसे, म्यू होता है 20/40, तो 1/2 इंटू AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 40। ठीक है, 1/2 और 40 और अपॉन में 2, तो आंसर आ जाएगा 10। तो कितना हो जाएगा, 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पढ़िए आप और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, चलिए करके दिखाइए। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, मैं थ्योरी में बता चुका हूँ, जो एम्पलीट्यूड है वो किसका, कैरियर सिग्नल को वेरी करते हैं इन्फॉर्मेशन सिग्नल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मॉड्यूलेटिंग का नहीं, कैरियर का करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो अगेन वही ए मैक्स और ए मिनिमम के टर्म में आ गया। अब यहाँ पर अभी कुछ और निकालना है, तो हमें ये पता है कि ए मैक्स इक्वल टू होता है AC प्लस AM। और आपको बच्चों ये भी पता है ए मिनिमम इक्वल टू AC माइनस AM। तो देखो AC कितना दिया है 250, AC कितना दिया है 250, और AM कितना दिया है, AM 150, तो ये 150 हो जाएगा। सिमिलरली 250 में से 150 घटाओगे तो 100 आ जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है तो मैक्सिमम टू मिनिमम, तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो ए मिनिमम, ये ध्यान से देखना, ए मिनिमम टू ए मैक्स निकालना है। तो मिनिमम कितना आ जाएगा 100, और ऊपर जोड़ो ये आ जाएगा 400, तो 1/4, 1/4 मतलब 0.25, 0.25 नहीं, इसने क्या कहा 50:X। तो इसको पहले सॉल्व करिए, तो यह हो जाएगा 1/4, तो 50 का इंटू कर दीजिए ऊपर नीचे, 50/200, तो x आ जाएगा 200। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग वेव इज़ फाउंड टू बी इतना, मिनिमम इतना, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो वही जो अभी हमने पहले किया, ए मैक्स इक्वल टू क्या हो गया, AC प्लस AM। और आगे देखें ए मिनिमम क्या हो गया, ए मिनिमम हो गया AC माइनस AM। तो आपको AC प्लस AM की वैल्यू दे रखी है, आपको AC माइनस AM की वैल्यू दी है 12 और 3। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो AC कितना आ जाएगा 12 3 15/2, और AM अगर ये 15/2 होगा तो 9/2। तो जो म्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा AM/AC। तो आ जाएगा आंसर 9/15। तो 9/15 मतलब 0.6। ठीक है, अच्छा x पूछा है तो x कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए 15 नंबर का कह रहा है, एम्पलीट्यूड अपर और साइड बैंड ऑफ AM वेयर इतना इतना, पीक वोल्टेज इतना, मॉड्यूलेटिंग बाय इतना, और वोल्टेज इतना। तो पूछा क्या है, अच्छा तो वैल्यू दे रखी है आपको। तो क्वेश्चन जो 15 है इसमें नॉर्मली क्या बात है, आपसे मैंने आपको कई बार अभी भी बता दिया, जैसे ये कैरियर वेव है तो इसका जो हमारा एम्पलीट्यूड है म्यू होता है, और जो साइड बैंड होते हैं यहाँ पे इसका जो होगा वो म्यू AC/2, इसका भी और इसका भी। और ये क्या होता है ωc माइनस ωm, और ये होता है ωc प्लस ωm। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये कैरियर का फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि A/10 और A/10 और B/10 है, तो ये वाला एम्पलीट्यूड तो अपर और लोअर का बराबर ही होता है ना। अपर की जो हमारी एम्पलीट्यूड है वो लोअर के बराबर होती है,
ठीक है, एम्पलीट्यूड तो दोनों का बराबर होता है, तो बराबर किसके होगा, म्यू ए सी बाई 2 के। और जैसे ही आप इसको बराबर करते हैं तो ए बाई बी तो यू निकल के आ जाएगा, तो ए बाई बी कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए, 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी भैया नहीं होगी, तो ए बाई बी 2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको सब कुछ दे रखा है यहाँ पे। कैरियर का जो हमें फ्रिक्वेंसी दी है वो ये है, वोल्टेज ये है, सब कुछ दिया है, तो ये 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैसेज सिग्नल और फ्रिक्वेंसी इतना, पीक वोल्टेज इतना इज यूज टू मॉड्यूलेटिंग और कैरियर पे भी, और फ्रिक्वेंसी इतना एंड पीक वोल्टेज इतना, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो भाई इतना ज़्यादा हमें नहीं जानना है। म्यू इक्वल टू होता है ए एम बाई ए सी, और ए एम दिया है आपको, एक का दिया है 20, मैसेज सिग्नल है हमारा ए एम, कैरियर का दिया है अगेन 20, तो 20/20 1, कहानी ख़त्म, आगे हमें नहीं देखना। क्वेश्चन 17, आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, वी एम दिया है और वी सी भी दिया है, मॉड्यूलेटिंग ये साइड बैंड ये, देयरफॉर बैंडविड्थ निकालनी है। अगेन वही भाई, बैंडविड्थ होती है 2 टाइम ऑफ मॉड्यूलेटिंग की फ्रीक्वेंसी, तो मॉड्यूलेटिंग की फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे ये दी है, ठीक है, ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है, तो मॉड्यूलेटिंग की कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये 2 पाई है, हाँ यहाँ पे 2 पाई इंटू समथिंग, तो एफ एम आ जाएगा यहाँ पे हमारा 10⁵, अगेन ये हो जाएगा 200 किलो हर्ट्स। समझ रहे हैं ना, ओमेगा एम इक्वल टू होता है 2 पाई एफ एम, तो एफ एम इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एम ओवर 2 पाई। तो ईजी है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस फॉर्मूले आपको ध्यान से आने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन 18 कह रहा है कि कैरियर वेव है और ए वी मैक्स दिया है, वी मिनिमम दिया है, मॉड्यूलेटिंग का भी वो दिया है, आपसे पूछा है कि ए एम की वैल्यू निकालो। तो भाई सिंपल सी बात है, ए मैक्स आपको पता होना चाहिए कि ए मैक्स होता है ए एम प्लस ए सी, और आपको ये भी पता है कि ए जो मैक्स होगा इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है ए मैक्स का, वो क्या हो जाएगा, वी एम प्लस वी सी। ये आपको दिया है 200, ये है वी एम, और ये देखें अगर आप डायग्राम से, ये दिया है 160, तो यहाँ से वी एम निकल जाएगा 40, तो वी एम 40 हो जाएगा, तो ए एम भी 40 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, पीक वोल्टेज निकालना है ए एम का, तो 40 आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, बहुत सरल क्वेश्चन है, देखिए आप खुद ही, एक ऑडियो सिग्नल है हमारे ये वाले, और मॉड्यूलेटेड और कैरियर भैया ये है, तो परसेंटेज मॉड्यूलेशन। ची कितना सरल क्वेश्चन है बताइए। आप डरते हैं, आप कहते हैं भैया जी सर पर बहुत कठिन है, ये हो गया, ठीक है, अरे कुछ नहीं है बच्चों कठिन, आपको बस पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, भटकना नहीं है अपने लक्ष्य से, फोकस्ड, वी फोकस्ड, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिए, कितना कितना दिया है देखिए, ए मैक्सिमम और ए मिनिमम, ठीक है। अच्छा ये तो हमारा ये होता है, और एक हमारा फॉर्मूला ये भी तो होता है ना, ए एम बाई ए सी, और परसेंटेज को मैंने कहा आपसे 100 का इंटू कर दो। ए एम कितना दिया है, ए एम आपको दिया है 20, ए सी कितना दिया है 80, तो 20/80 भगवान बोले तो 4, 1/4, 1/4 का 100% कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टेटमेंट दिया है 1 और 2, द स्पीच सिग्नल ऑफ 2 kHz यूज टू मॉड्यूलेटिंग इतना, द बैंडविड्थ ऑफ इतना। तो इसको आप खुद करेंगे, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी वाला है, ठीक है, इसको आप खुद करेंगे, बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बैंडविड्थ पूछी है पहले, तो बैंडविड्थ कैसे निकलती है बच्चों, बैंडविड्थ निकलती है 2 × f(m), चलो निकाल ही देते हैं। मॉड्यूलेटेड की कितनी दी है इसने, मॉड्यूलेटेड की दी है 2 kHz, ठीक है, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 kHz। क्या इसने लिखा है 4 kHz, हाँ पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है साइड बैंड फ्रिक्वेंसी आर एवव, एवव का कह रहा है इतना इतना है, तो इन एवव द कौन सा सही होगा, तो दूसरा साइड बैंड फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एफ सी प्लस माइनस एफ एम। एफ सी कितना है, एफ सी दिया है आपको, एफ सी दिया है 1000, एफ सी कितना दिया है 1000, 1 मेगाहर्ट्ज़ मतलब 1000 प्लस माइनस 2 kHz में आप ले रहे हैं अगर, तो kHz हो गया, नहीं तो कितना आ जाएगा, हाँ ठीक आ रहा है 9990, हाँ ये भी सही है, तो करा ही दिया, वैसे ईजी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मैक्सिमम मिनिमम। ये आपके लिए होमवर्क है भैया, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, इसको आप कर लेना। ए मैक्स दिया है 16, ए मिनिमम दिया है 8,
म्यू पूछा है तो एक बार ऊपर माइनस कर दो 8, नीचे जोड़ दो 24, कितना आ गया 1/3। क्लियर है यहाँ तक? 1/3 मतलब 0.33, इसको ब्रेक करेंगे तो 3 × 10⁻²। आंसर कितना हो जाएगा 33। ठीक है जी, आगे चले नेक्स्ट। अब हमारे जो क्वेश्चन है बच्चों ये है एंटीना के क्वेश्चन, समझ रहे हैं? तो एंटीना के क्या क्वेश्चन है देखिए। एंटीना का क्वेश्चन करने से पहले देखो ये 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। जनरली आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए, जो डिस्टेंस है, जो रेंज है किसी भी एंटीना की 2r × हाइट होती है। लाइन ऑफ साइट अगर पूछा जाएगा, मैक्सिमम जो रेंज LOS का पूछा जाएगा, तो आपको करना क्या है 2r H(t) ट्रांसमिटिंग एंटीना प्लस √2r H(r), ये कर लीजिए, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है पर्टिकुलर स्टेशन टीवी आपको रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग दोनों देगा, तभी आप ये करना। एट अ पर्टिकुलर स्टेशन टीवी ट्रांसमिशन टावर इतना टू ट्रिपल इट्स कवरेज। अब देखो इसमें एक ही दिया है, सिर्फ ट्रांसमिशन दिया है, तो आप सिर्फ ऊपर वाला लगाइए, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है हमारी, जो डिस्टेंस है d, वो कितना है √2rh। तो आप ये कह सकते हैं, कह रहा है कि अगर हाइट कितनी होगी ना, तो d कैसे डिपेंड कर रही है हाइट पे, √h। तो 2 के लिए क्या हो जाएगी d1/d2 = h1/h2। तो आपसे कह रहे हैं कि अगर 100 मीटर हाइट है, अगर आप इस कवरेज रेंज को, ये जो d है ना बच्चों, ये रेंज है, अगर आप इस d को 3 गुना कर लेते हैं तो हाइट कितनी हो जाएगी। तो अगर d1d है, नीचे आपने 3d कर लिया, तो हाइट कितनी हो जाएगी देखिए, ये 100 है और नीचे √h2 हो गया, d से d कट गया, √h2 इधर जाएगा तो ये 10 आ जाएगा 30, और 30 मतलब ये हो जाएगा 9 × h, तो 900 मीटर। कितना आ जाएगा सॉल्व करके 900 मीटर, पहले का d। और ये क्वेश्चन भी आपके 2022। तो अगला क्वेश्चन है, ये हमारा मॉड्यूलेशन का ही है। इसमें आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेशन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो 90 किलोहर्ट्ज़ है, तो नंबर जो हो जाएंगे टोटल 90 किलोहर्ट्ज़ ओवर बैंडविड्थ कितनी नीड होगी 2 × FM, और FM कितना दिया है 5 किलोहर्ट्ज़। तो 5 का अगर आप करोगे 10 हो जाएगा, तो 90/10, तो इसका मतलब हो गया 9, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है बच्चों, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और वो कहाँ कर चुके हैं मैं आपको एक बार दिखा दूँ। स्टार्टिंग में ही एक हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, यहाँ पर हमने टोटल बैंडविड्थ, जो टोटल चैनल की बैंडविड्थ है वो, और बैंडविड्थ नीडेड पर चैनल, तो एक चैनल की कितनी है वो देखनी है हमें, और टोटल जितनी हमारी गिवन है वो देखनी है। तो वैसे ही मैंने क्वेश्चन में किया, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमें 90 दिया है टोटल, एक को कितनी रिक्वायर होती है 2 FM, तो हमने ये निकाल दिया। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी हमारा मॉड्यूलेशन से है, क्वेश्चन 23। कह रहा है कि ये कैरियर इतना है, एम्पलीट्यूड किया गया है, मॉड्यूलेटिंग भी दिया है, ट्रांसमिटेड थ्रू एंटीना, व्हाट विल बी बैंडविड्थ ऑफ दिस वेव। तो बैंडविड्थ तो अगेन वही है 2 FM। FM आपको निकालना है, FM कैसे निकालेंगे, ओमेगा m आपको दिया है, ओमेगा m दिया है 1 पॉइंट, अगर आप देखेंगे ओमेगा है 1.57 × 10⁸, तो यहाँ से FM आप निकाल सकते हैं बच्चों 1.57 × 10⁸ ओवर 2π। बस इसको आप 2 से इंटू कर दीजिए, तो यही आपकी बैंडविड्थ आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा। चलो एंटीना के दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ये 2 क्वेश्चन मॉड्यूलेशन के थे, एंटीना में आ गए थे। अच्छा जी, एंटीना का पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आपको d = याद रखना है कि भैया d = होता है √2HR, ठीक है। और अगर ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग है तो 2 बार लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि द रिक्वायर हाइट ऑफ टीवी टावर, तो हाइट निकालनी है, कैन कवर द पॉपुलेशन ऑफ दिस इज़ h। अच्छा, इफ़ एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी 100 पर स्क्वायर किलोमीटर, द रेडियस इतना। तो बच्चों ये रेंज है, तो रेंज का मतलब हो गया कि आपकी टोटल कितना एरिया हम कवर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो रेंज कितना हो जाएगा πd², एरिया ना, ये तो d है, तो ये हमारा तो क्या आ गया, ये हमारा आ गया टोटल रेंज। तो टोटल रेंज के करस्पॉन्डिंग कितना πd², तो πd² आपको कैलकुलेट करना है। तो लेकिन πd² तो तभी आएगा ना जब आप क्या निकाल पाओगे, जब आप यहाँ से h निकाल पाओगे,
ठीक है, तो हम रखते हैं इसमें d इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू 6400 इंटू, और h के इज h लिखा है तो इसको हमने h लिख दिया। अच्छा, जो अर्थ की रेडियस है किलोमीटर में 10⁻3, तो यहाँ से d निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा d निकल जाएगा h के टर्म में। अब एरिया में आप इस d की वैल्यू यहाँ उठा के रख दीजिए, तो एरिया आ जाएगा पाई, और इस पूरे d का स्क्वायर में रूट हट जाएगा 6400 इंटू 6 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है कि इतनी उसकी डेंसिटी है। ठीक है जी, तो इसको आपको इतने का इंटू करना पड़ेगा, तो इंटू कर लीजिए। एरिया कितना दिया था, एरिया दिया है 6.3 लाख। अच्छा, तो 6.3 लाख मतलब एरिया है 6.03 इंटू लाख में कितने जीरो, 1 2 3 4 5 इक्वल टू पाई और ये समथिंग। ठीक है, बस अब क्या है, एच निकाल दीजिए। यहाँ से आपको एरिया दिया था और पूछा था कि कैसे निकलेगा, तो आप क्या करेंगे, पहले डी निकालेंगे। डी क्या है, उसकी मैक्सिमम रेंज है, समझ रहे हैं, और जैसे ही मैक्सिमम रेंज आपने निकाली एरिया में रख दिया। ठीक है, तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन थर्ड है, वी डू नॉट ट्रांसमिट लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल टू लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आप चाहे तो इसको थ्योरी आपने पढ़ी है, कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आप खुद ही देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है साइज ऑफ एंटीना शुड बी कॉम्परेबल टू इतना विच इज़ इतना, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा ऑप्शन है इफेक्टिव पावर बाय इतना इज हाई, हाँ ये भी सही है, हाई होगा। नहीं, इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय लॉन्ग वेवलेंथ, नहीं बच्चों ये हाई नहीं होगा, जो पावर है 1/λ के स्क्वायर के वो होती है, तो हाई नहीं, लो होगी। दूसरा गलत है, वी वांट टू अवॉइड मिक्सिंग अप सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय इतना, बिल्कुल हम उसको अवॉइड करते हैं, मिक्सिंग ना हो। और सी सही है, एंड लो फ्रिक्वेंसी कैन बी सेंट लॉन्ग डिस्टेंस बाय सुपर, हाँ ये भी सही है, तो ए सी डी इसका सही है, ए सी डी इज़ ट्रू। चलिए अगला, द हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग दिया है, रिसीविंग भी दिया है, तो डिस्टेंस जो टोटल हमारी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, √2 r हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग प्लस √2 रेंज हाइट ऑफ रिसीविंग। तो आपको करना क्या है, वैल्यू रखनी है, तो √2r, और अगर आप हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग रखेंगे कितना दिया है 49, तो इंटू 49 प्लस √2r, और रिसीविंग की वैल्यू रखो कितना, r की वैल्यू रख दो 50, और r है अर्थ की रेडियस, आपको जो दी रहेगी और नहीं भी दी है तो आप याद होना चाहिए। बस इसके बाद इसको कैलकुलेट कर दो, डी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है कि एन एंटीना इज प्लेस्ड इन डायलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना, इफ़ मैक्सिमम साइज ऑफ एंटीना इज इतना, इट कैन रेडिएट सिग्नल ऑफ मिनिमम वेवलेंथ। तो बच्चों आपको पता होगा एन इक्वल टू होता है C/V, और EM वेव में आपने एन का फॉर्मूला पढ़ा होगा √μr∈r, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो अगर यहाँ से आप एंटीना, आपको पता होगा कि जो एंटीना की हाइट होती है वो एटलीस्ट λ/4 होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसी को आप अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में ब्रेक करो तो कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा V/4f। ठीक है, क्योंकि मीडियम है हम यहाँ पे C नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है रेडिएट मिनिमम कितना होगा। ठीक, μr को आपने 1 लेना है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, जो ये फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू रख दीजिए, कितनी दी है आपको, अच्छा ये निकालनी पड़ेगी, n निकालो पहले। μr तो आपको 1 यूज़ करने को कहा है डायलेक्ट्रिक के लिए, और εr हो जाएगा 6.25। ठीक है जी, ये दिया है आपको, तो यहाँ से इसका आ जाएगा 2.5, ये आपकी क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। तो बस अब आपको करना क्या है, अब आपको निकालना है इसमें वेवलेंथ। तो वेवलेंथ आप निकाल सकते हो λ = C/V से। ठीक है, या आप यहाँ से रख दीजिए, इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो यहाँ से जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो V/4f हो गया। ठीक है, 4f की जगह आप क्या कर दीजिए, 4f की जगह आप कर दीजिए लेंथ। ठीक, बस सॉल्व कर दीजिए, अब करना है क्या है इसमें, तो ये हो जाएगा C/4l × 2.5। बस सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 10⁹ GHg। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे कह रहा है कि छठा क्वेश्चन है,
एक बेस बैंड सिग्नल है 3.5 MHz फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड विथ कैरियर इतना इतना यूजिंग एम्पलीट्यूड मेथड, व्हाट शुड बी मिनिमम साइज ऑफ एंटीना। अगेन वही क्वेश्चन, लैम्डा इक्वल टू हमें पता है बच्चों C/V होता है, और हमें ये भी पता है कि एंटीना का जो हाइट है, लेंथ है जो, वो λ/4 होना चाहिए। ठीक, तो जब ये पिछले क्वेश्चन में आपको ये समझ में तो आ गया होगा ना 4L कैसे किया, ये हमने वेवलेंथ के कंडीशन से किया, समझ रहे, वेवलेंथ की कंडीशन से, क्योंकि यहाँ से आप देखो λ=4L आ जाएगा ना, तो ये हो गया। तो आपसे पूछा गया है, इसकी वैल्यू रखो एक बार 3 × 10⁸, और जो हमारी स्पीड हमें दिया है वो कितना दिया है, बेस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 3.5 × 10⁹। तो आगे कह रहा है कि लेंथ कितनी होगी, तो यहाँ से वेवलेंथ आ जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी वेवलेंथ की यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/35, और नीचे इसमें रखोगे तो 1/4 × 3/35, तो लगभग ये 21.4 mm के आसपास आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द सम ऑफ हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इन अ लाइन ऑफ साइट इज़ इतना। अच्छा, आपको जो मैं कह रहा हूँ कि D = होता है √2HR, ठीक है, ट्रांसमिटिंग प्लस √2HR × R, ये आपको दे दी है इस बार, ठीक है, कितनी दी है HT, अच्छा HT दिया है, HR दिया है 160 है, तो मैक्सिमम रेंज पूछा है, तो ये रेंज निकाल दीजिए। यहाँ से 2R आप कॉमन निकाल लीजिए, और 160 अंदर आप भेजेंगे, 160 और 160 हो जाएगा 2√160, ठीक है, तो √2 रख दीजिए, और यहाँ पे R की वैल्यू रख दीजिए, और आंसर आ जाएगा। ठीक, 6400 किलोमीटर, किलोमीटर मतलब 10⁻³ × 2 160, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। अच्छा, फिक्स देन मैक्सिमम रेंज पूछ दी ना। इस क्वेश्चन में आपसे बच्चों मैक्सिमम रेंज पूछेगा। इसमें कहा गया है कि अगर सम ऑफ ट्रांसमिटिंग, इफ़ सम दिया है आपको, ठीक है, गलत हो गया, ये नहीं होगा, ये मैंने गलत कर दिया, ठीक है, ये आपसे कहा है कि सम ऑफ, दोनों का सम दे दिया है, मैंने दोनों की वैल्यू ये रख दी, तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सम, दोनों का जो सम है वो दिया है, मुझे लगा कि दोनों वो दिया है, तो ये गलत हो गया बाय मिस्टेक। आपको दिया है HT + HR = 160, ये दिया है। अब आपको ये पता है कि D = क्या होता है, √2HT × R + √2HR × R। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आपसे कहा, इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फिक्स 160 पे है, जो दोनों का सम है 160 पे फिक्स है, तो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करोगे, मान लीजिए जो HT है, ठीक है, अगर HT आपका x है, ये एज्यूम कर लेते हैं, लेट HT = x, तो HR कितना हो जाएगा 160 - x, इसमें रख दीजिए, तो डिस्टेंस रख, इसको D1 कर लीजिए, ठीक है, मैक्सिमम के लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, √2R बाहर आ गया, तो अंदर कितना हो गया, √x + √160 - x। अब मैक्सिमम कह रहे हैं तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक है, ये दोनों, ये D अलग अलग वाले हैं, डिफ्रेंशिएशन वाले हैं, x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करके इसको 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 √x प्लस, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/2 √160 - x, और इसको इक्वेट 0 कर लीजिए, जैसे इक्वेट 0 करेंगे तो 1√x, और √r बाहर से रहेगा, बाद में जब आप इसको इक्वेट 0 करेंगे तो √1/√x = क्या आ जाएगा, 1/160 - x, ये 160 है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आप इसको रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करके स्क्वायरिंग 100 200 और 2x, तो 80 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 आ जाएगी। अगर x 80 होगा तो जो हमारा ये दूसरा है, ये भी कितना हो जाएगा, 80 80 के टर्म में आ जाएगा, तो D max जो आ जाएगा वो आ जाएगा
2R में आप R की वैल्यू रख देना अभी, और 80, ठीक है। और ये है क्या चीज़, मीटर में है, तो इसको हम ब्रेक करते हैं। 80 1 2 3 प्लस √20 1 2 3, समझ रहे हैं जी। चलिए अब इसको सॉल्व कर देना, तब आपका आंसर आएगा। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि ना आंसर किलोमीटर में था इसलिए करना पड़ा। समझ रहे हैं बच्चों। मैक्सिमम पूछा था, पहले मेरे से गलती हो गई थी, मैंने क्या किया, उसको बराबर समझा। तो मैक्सिमम में दोनों को आप सम लोगे, फिर उसके बाद एज्यूम करके सॉल्व करोगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और 8 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे, ट्रांसमिटिंग एंटीना है, टॉप ऑफ हाइट दे रखी है, रिसीविंग का दे रखा है, तो रेंज पूछी है। इसमें देखो रेंज पूछी है ना, तो रेंज ये होता है D = √2HT_R प्लस √2HRR, बस रेंज दिया है। अगर मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा, कुछ देगा, फिर आपको मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट से वैल्यू आएगी, फिर उसमें रखनी पड़ेगी। यहाँ पर तो डायरेक्ट ही है, इसको तो मैं सॉल्व भी नहीं करूँगा, आप कर लीजिए। इसमें HT दिया है, HR दिया है, आंसर निकाल के आप ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन है एन एम्पलीट्यूड वेव, एम्पलीट्यूड दिया है, अच्छा ये फिर एम्पलीट्यूड वेव का क्वेश्चन आ गया। चलो कोई नहीं। तो ω_m = आपको पता है 2πfm होता है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए 12560, 12560। तो अब यहाँ से आप FM निकाल दीजिए, तो FM आ गया 12560/2π। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो लगभग 2000 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एंटीना का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट शुड बी हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड पॉपुलेशन कवर इफ़ टेलीविजन टेलीका कवर इतना रेडियस एट एवरेज डेंसिटी। देखो अभी एक हमने क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। तो है क्या, सबसे पहले तो D, और ये D ही हमारी क्या है, रेडियस, ठीक है, मैक्सिमम है। जैसा आपका ये ग्राउंड है, यहाँ पर ये रिसीविंग है, ये ट्रांसमिटिंग है, तो ये जो ये है हमारा, ये मैक्सिमम रेंज है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों, D है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये कितना होता है, √2HT/R, और एरिया कह रहा है तो πd², ठीक है। और कितना कह रहा है, 2000 पर किलोमीटर, तो इंटू आप इसको 2000 कर लीजिए। तो पहले वाले में आपको क्या दिया है, कवर इतना रेडियस, तो रेडियस मतलब D दिया है। तो पहला डेटा जो है हमारा, उसमें हमको दिया है 150 किलोमीटर, मतलब 10⁻3, और इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो इधर हो जाएगा 2HT, हाइट हमें पता नहीं है, तो HT को HT रहने दो, इंटू रेडियस 6400 इंटू 10⁻, अच्छा रेडियस इसने कहा है कि 6.5 यूज़ करिए, तो 6.5 इंटू 10⁻6 किलोमीटर, ठीक है। और किलोमीटर को भी ब्रेक कर लो, चलो किलोमीटर में रहने दो इसको। बस यहाँ से आपकी हाइट निकल जाएगी, और एक बार हाइट निकल जाएगी तो फिर आप πr² लगा दीजिए, और πr² को 2000 से भी इंटू करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड था, आप कर सकते थे, ठीक है। तो इस बार भी आया था ये, पिछली बार भी आया था। अगला क्वेश्चन है, और टीवी ट्रांसमिशन टावर इज़ इतना हाइट दी है, सपोज द रिसीविंग इज़ एट इतना ग्राउंड लेवल और हाइट ऑफ इतना लेवल, द इंक्रीज इन एंटीना रेंज रिलेटिव टू केस फर्स्ट इफ़ n%, अगर n% है तो कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, वही है आपका D = वाला फॉर्मूला। तो रेंज इक्वल टू क्या हो गया, जो हमारी रेंज है, जो D है, रेंज D = हो गया √2HR। तो पहले केस में अगर रेंज R1 ले लेता हूँ तो √2HR, और रेंज 2 अगर मैं ले लेता हूँ तो दूसरे केस में, पहले तो ग्राउंड लेवल में था, 2HR ट्रांसमिटिंग का प्लस √2H रिसीविंग का R। क्लियर है यहाँ तक, कोई बात, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगी, समझ रहे हैं। तो अब आप देखिए, आपको दोनों केस में निकालना है। तो पहले केस में क्या है, अगर आप वैल्यू रखेंगे, आपसे पहले केस में जो H दिया है वो 20 दिया है, ठीक है। और दूसरे केस में जो आपका ये H तो सेम ही है ना दोनों में, ये तो ट्रांसमिटिंग है, यहाँ जो HR है वो कितना दिया है, 5। तो आपसे रिलेटिव पूछ रहा है, तो 2R/H1, या इसको H1 कर लीजिए आप, H1 ओवर ये H1 हो जाएगा √2R
एच इंटू 100। तो इसको सॉल्व करिए तो आप वैल्यू रख दीजिए, 2r से 2r कट गया तो 5/20 इंटू 100, तो 1/4 का 100 मतलब ये 50% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक सिग्नल है, इसका ऑप्शन मैंने डाले नहीं, तो आपसे वेवलेंथ पूछी है। तो वेवलेंथ जो होगी वो हमारी कैरियर के रिस्पेक्ट में होती है, मॉड्यूलेटिंग के नहीं होगी। कई बार पूछा जाएगा तो कैरियर के रिस्पेक्ट में होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग इतना किलोमीटर और मैक्सिमम सर्विस एरिया, देखो एरिया पूछा है, विल बी कवर बाय एंटीना ऑफ हाइट इतना इफ रिसीविंग इज प्लेस्ड एट ग्राउंड। रिसीविंग ग्राउंड पे है तो फिर हमारा D इक्वल टू सिंपली ये हो जाएगा, D इक्वल टू √2HR। ठीक है, तो पूछा है कितना होगा, तो बच्चों एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू मैंने बार बार कह दिया आपको, बस D रखो, पाई D² रखो, और कुछ दिया है, कोई पॉपुलेशन डेंसिटी आपको नहीं दी है तो आप D रख देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई इंटू 2HR। सबकी वैल्यू रखते हैं, 3.14 इंटू 2 इंटू 6400 इंटू कितना दिया है 30 मीटर, तो इसको किलोमीटर में बताना है तो 30/1000। बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे एंटीना के क्वेश्चन। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो जैसे पहला कह रहा है कि एक रेडियो है कैन ट्यून टू एनी स्टेशन इन 6 मेगाहर्ट्ज़ टू 10 मेगाहर्ट्ज़, द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंसी का एक फॉर्मूला तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, लैम्डा इक्वल टू C बाई फ्रिक्वेंसी, तो λ1 इक्वल टू C/f1, λ2 इक्वल टू C/f2। तो आपको करना क्या है, दोनों की वैल्यू रखिए और उसके बाद λ1 माइनस λ2 निकाल लीजिए। तो C हो गया 3 इंटू 10⁸, f1 कितना दिया है, एक दिया है 6, तो आप रख दीजिए 6 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, और एक बार रख दीजिए 10 मेगाहर्ट्ज़, उसके बाद जो आंसर आएगा निकाल लेना। अगला क्वेश्चन जैसे ये है, कह रहा है कि टीवी ट्रांसमिशन टावर है, पर्टिकुलर स्टेशन है जो हाइट इतना, फॉर डबलिंग द कवरेज ऑफ रेंज तो हाइट कितनी होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन अगेन वही आया जो आपसे हमने इतनी बार करा। कह रहा है कि जो टीवी ट्रांसमिशन टावर है किसी भी पर्टिकुलर में, तो सबसे पहले तो आप देखो कि फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, तो लैम्डा इक्वल टू C बाई क्या होता है, F होता है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाई लैम्डा हो जाएगा। यहाँ से आपका लैम्डा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसी क्वेश्चन में, अच्छा ये तो क्या है, ये तो हाइट दी है डबलिंग, अच्छा इसमें ये भी नहीं करना है बच्चों, देखो वही टीवी वाला क्वेश्चन है, इसमें नॉर्मली आपको करना है D इक्वल टू √2RH। ये रिपीट हो गया है दोबारा क्वेश्चन, कह रहा है कि हाइट इतनी है, पहले केस में हाइट कितनी दी है 125। अगर कह रहा है कि डबलिंग द कवरेज, अगर D को हम 2D कर दें, ठीक है, तो हाइट कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, उस केस में हाइट कितना हो जाएगा 2RH1 कर लीजिए। पहली की हाइट अगर डबल हो जाएगी तो कितना होगा, यहाँ से क्या होगा, पहले वो 125 रख के आप क्या निकाल लीजिए, D निकाल लीजिए, जो भी D आएगा वो यहाँ पर रख देना, और यहाँ से भी 2R की वैल्यू आपको पता ही है, तो H1 इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4D²/2R। तो D कैसे निकलेगा यहाँ से, और कैसे निकलेगा, D इक्वल टू 2 इंटू R की वैल्यू 6400 10⁻³ किलोमीटर, 6400 हाँ 10⁻³ इंटू और आपका H हो गया 125 मीटर। यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आया था, देखिए ये मैं आप नहीं करवाऊँगा, बेसिक क्वेश्चन है, कई बार आ गया है, इनको मैच करना है तो आप इसको खुद मैच करिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आया था ये आया था। अभी सोचिए इतना सरल क्वेश्चन आ सकता है, बताइए आप। अच्छा इस क्वेश्चन को आप कहोगे क्या होगा, टीवी का जो होगा वो होगा 6 मेगाहर्ट्ज़, टीवी 6 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो सिग्नल जो होते हैं लगभग 2 मेगाहर्ट्ज़ होते हैं, 2 मेगाहर्ट्ज़। हाई फ्रिक्वेंसी जो क्वालिटी मैजिक होता है हाई, वो हो जाएगा 20 किलोहर्ट्ज़, और ह्यूमन स्पीच हो जाएगी 3 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, तो जो 6 है उसका आंसर है A, जो 2 है उसका आंसर है रेडियो B, जो 20 है इसका है C, और इसका है D। अगला क्वेश्चन ये आया था बच्चों, आप बताइए, ये मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी, बस उस टेबल को देखना था। तो A जो 10 किलोमीटर अबव है उसका ये हो गया A, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा B है, B का 70 किलोमीटर का होगा ये B हो गया। उसके बाद जो C है, C जो है हमारा वो उसका हमारा सेकंड वाला हो गया, और इसका ये फर्स्ट। अब इसमें ना कोई कंसेप्ट लगने वाला ही नहीं है, क्यों,
क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बच्चों, अगर मैं आपको दिखाऊं ये कहाँ से आया है, अभी दिखाता हूँ। जब आप EM वेव पढ़ रहे थे तभी तो मैं कह रहा था जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ना। जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था, तो इसी में देखो आपको ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये अब इसको याद करने का एक तरीका भी बता देता हूँ। ट्रोपोस्फेयर है ना, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर का मतलब हो गया T फॉर 10, T फॉर 10, तो अर्थ के 10 किलोमीटर में ये सबसे करीब, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है जो, जहाँ पर ओजोन लेयर होती है, तो उसको याद करने का ये है S। S क्या है 7, तो लगभग 7 के आसपास, 6-7 के आसपास, ठीक है। देखो 6-7 क्या हुआ, 6-7 है ना, 6-7 के आसपास। उसके बाद है मीजोस्फेयर, तो मीजोस्फेयर में बच्चों 3 डिजिट होंगे, 170, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में थर्मोस्फेयर आता है, वो तो बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर है। आपको ये डेटा भी पता होना चाहिए, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ना बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि आपको आने चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो आगे जैसे इसमें देखें हम, मैंने ये किया था क्वेश्चन, तो इसमें आप कर सकते हो, ठीक। तो ये मेरी अंतिम स्लाइड थी, आई होप आपने पसंद किया। और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस इस वीडियो में हो गया, मैं आप उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने एक प्रयास किया आपके लिए। आने वाले टाइम में थोड़ा सा और अच्छा होगा। बने रहिए चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।